चलो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये है प्रैक्टिस सेट 10 और इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट जिन्होंने नहीं लगाए हैं वो प्रैक्टिस सेट लगा लेना। और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। उत्तराखंड जो पेपर करवाता है यूके SSSC उनसे उनके नए सिलेबस पर आधारित है सारे प्रैक्टिस सेट। तो चलो शुरू करते हैं। ये 10वां प्रैक्टिस सेट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है गढ़वाली भाषा के शब्दों के अर्थ का सही मिलान कीजिए। तो गढ़वाली भाषा के शब्दों का सही मिलान कीजिए। मामी, मामी को गढ़वाली भाषा में माजू कहते हैं। मौसी को गढ़वाली भाषा में कैंजा कहते हैं। ताई को जड़जा कहते हैं, जबकि फूफा को गढ़वाली भाषा में भिंजू कहते हैं। तो पहले का पहले, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा है। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, मतलब ए आपका सही आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? प्रविशेषण हमेशा विशेषण के तुरंत बाद लगते हैं। देखो जो प्रविशेषण होते हैं, प्रविशेषण क्या होता है? ये प्रविशेषण जो है विशेषण की विशेषता बताते हैं। भाई विशेषण की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता बताते हैं कौन? प्रविशेषण। दूसरी बात की जो प्रविशेषण होते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण के ठीक पहले लगते हैं। विशेषण के ठीक पहले ये लगते हैं। विशेषण के ठीक पहले लगते हैं। इसका मतलब प्रविशेषण हमेशा विशेषण के तुरंत बाद लगते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत, ये पॉइंट आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा वह बहुत चालाक लोमड़ी है। इसमें लोमड़ी विशेषण है, लोमड़ी प्रविशेषण है। देखो भाई लोमड़ी जो है प्रविशेषण नहीं है। हमने क्या बताया? विशेषण की विशेषता बताते हैं जो प्रविशेषण होता है। तो लोमड़ी यहाँ पे एक हिसाब से विशेष्य है। लोमड़ी क्या है? विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो लोमड़ी की विशेषता बताई जा रही है। लोमड़ी कैसी है? चालाक। और ये चालाक हो गया क्या यहाँ पे? विशेषण। चालाक हो गया विशेषण। लेकिन अगर बहुत की बात करें तो ये बहुत इसमें प्रविशेषण है, लोमड़ी नहीं है। प्रविशेषण क्या है? बहुत। तो ये दूसरा वाला पॉइंट भी गलत बताया है। लड़की द्वारा सुंदर चित्र बनाया गया, इस वाक्य में चित्र प्रविशेषण है। चित्र इसमें जो है लड़की द्वारा सुंदर चित्र बनाया गया, तो जो सुंदर है वो विशेष्य है। और क्या कहते हैं? जो चित्र है वो विशेष्य है और सुंदर क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया। लेकिन प्रविशेषण यहाँ पे कुछ भी नहीं है। प्रविशेषण वो होता अगर सुंदर की भी कोई विशेषता बता रहा है, क्योंकि सुंदर विशेषण है तो सुंदर की कोई विशेषता बताता है। जैसे बोलता लड़की बहुत सुंदर है, लड़की ने बहुत सुंदर चित्र बनाया तो बहुत हो जाता। लड़की द्वारा अति सुंदर चित्र बनाया तो अति प्रविशेषण हो जाता। तो इसमें भी कोई प्रविशेषण नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो तीनों के तीनों जो है गलत है। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? चौथा ऑप्शन होगा इसमें। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों गलत। डी इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है स वर्ण का उच्चारण स्थान है। देखो भाई स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? आप लोग थोड़ा सा समझना कि जो उच्चारण स्थान, अगर हम मूर्धा की बात करें तो मूर्धा की बात होती है जिनको उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुड़ती है। तो इसमें जो जैसे आपके क वर्ग का आता है, ट वर्ग का आता है, ट ठ ड ढ ण, ये ट वर्ग के जो व्यंजन होते हैं ये मूर्धा में आता है ना। अगर आप तालु की बात करें जिनमें हमारी जीभ जो है तालु को स्पर्श करती है, मुंह के ऊपरी भाग को, वो तालव्य कहते हैं या तालु कहते हैं। इसमें जो आपका च छ ज ज वाली लाइन आती है। और कंठ की बात करें तो जिनमें जो हमारे गले का प्रयोग होता है, कंठ मतलब गला, तो क ख ग ग ग, तो क वर्ग वाले जो इसमें आते हैं। और दंत की बात करें तो जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो दांतों को स्पर्श करती है, तो त थ द द वाली जो है लाइन इसमें, त थ द द वर्ग जो है इसमें आता है। तो अगर हम तालु की बात करें यहाँ पे जो है स वर्ग जो है किसमें आएगा? देखो अगर च वर्ग की बात करें तो च छ ज झ और यो, ये आपके नॉर्मली जो क्या होता है व्यंजनों में वो तालु होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो छोटी ई और बड़ी ई, स्वरों में छोटी ई और बड़ी ई भी आपके किस में आती है? तालु में आती है। और अगर बाकी के व्यंजनों में देखें जैसे ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उसमें जो एक य और एक आपका श, ये वाला श सलजम वाला, ये भी आपका किस में आता है? तालु में आता है। तो इसका मतलब जो श है उसको ही पूछा स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो तालु होगा। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? जौनसारी भाषा में कपड़ों को घटोण कहा जाता है, बिल्कुल सही है। रोई जौनपुर में कपड़ों को कांथड़े कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो पहला और दूसरा दोनों सही, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस वाक्य में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? ये देखो भाई जरा, थोड़ी चीनी चाहिए।
देखो सबसे पहली बात कि जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराता है। और मात्रा में क्या होता है, जिसमें क्या आती है आपकी जिसमें माप और तोल होती है, जिसमें किसी चीज को तोला जा सकता है या किसी चीज को मापा जाता है, वो क्या होता है, मात्रा होता है, और वही आपके परिमाण में आता है। अब परिमाण में भी निश्चित और अनिश्चित परिमाण होता है। अगर निश्चित नाप तोल हो जाए तो निश्चित परिमाण हो जाएंगे, और अगर अनिश्चित माप तोल होंगे तो अनिश्चित परिमाण हो जाएंगे। देखिए जरा कैसे, थोड़ी चीनी चाहिए तो थोड़ी चीनी चाहिए तो चीनी को क्या है, मापा जाता है ना, तोला जाता है चीनी को, तो चीनी को तोड़ा जाता है तो थोड़ी चीनी जाता है, पर लेकिन कितनी चीनी है, 2 किलो 3 किलो तो निश्चित हो जाता है, लेकिन थोड़ी बोली तो अनिश्चित परिमाणवाचक है, हमें अनिश्चित परिमाणवाचक ही ढूंढना है, तो पहला अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। मुझे कुछ पीले कपड़े दे दो, अब कुछ पीले कपड़े तो अगर मापा जाता, अगर ऐसे बोलते कि मुझे थोड़ा कपड़ा दे दो तो अनिश्चित परिमाण था, लेकिन कुछ पीले कपड़े देते तो पीले कपड़े बोला, नापने की बात नहीं करेगा, यहाँ पर कुछ पीले कपड़े 1 2 3 हो सकता, 3 4 पीले कपड़ों के थान दे देगा उसको, तो गिन के देगा, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है। ये क्या है आपका अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। 2 बोरी चीनी चाहिए, 2 बोरी चीनी भी मांगा, अगर बोलेगा कुछ चीनी चाहिए या 1 किलो चीनी 2 किलो चीनी तो तोल के दे देगा, लेकिन 2 बोरी चीनी देगा तो 1 2 ऐसे करके गिन के दे देगा, तो ये आपके संख्यावाचक, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसमें। चौथा है तालाब में बहुत पानी था, तो तालाब में बहुत पानी को जो मापा जाता, पानी को मापा जाता है घन में, तो इसका मतलब जो तालाब में बहुत पानी था निश्चित नहीं है, लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा ये भी, ठीक है। ये चौथा भी अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। वहां बहुत बालक खेल रहे थे, तो बालकों की संख्या यहाँ पे गिनी जाएगी, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित है तो अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक ये भी नहीं है, तो पहला और चौथा ही अनिश्चित परिमाणवाचक है, तो पहला और चौथा मतलब बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृद्ध शब्द का सही विलोम शब्द है, वृद्ध शब्द का सही विलोम शब्द है, देखो तरुण, तरुण जो है, तरुण का मतलब क्या होता है भाई, तरुण का मतलब होता है जवान, तरुण का मतलब क्या होता है जवान, और वृद्ध का मतलब क्या होता है बूढ़ा, वृद्ध का मतलब क्या होता है, वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा, है ना, तो यही आपका वृद्ध का विलोम शब्द होगा। नए का जो है पुराना, या नवीन जो है किसका हो जाएगा, पुराने का हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो तो यौवन, यौवन मतलब जवान, यौवन जवान से बना हुआ क्या है, यौवन मतलब क्या होता है, जवानी होता है, यौवन क्या होता है, जवानी, तो जो यौवन होगा वो बूढ़े का होगा, बूढ़े का, है ना, बुढ़ापा, सॉरी बुढ़ापे का, अगर बुढ़ापा होता दिया हुआ क्या, बुढ़ापा, बुढ़ापा का विलोम शब्द पूछता तो यौवन आता, लेकिन यहाँ पे पूछा है वृद्ध का, वृद्ध का मतलब बूढ़ा, बूढ़ा और बुढ़ापा में फर्क है ना, तो ये बुढ़ापा का यौवन होता, और वृद्ध का पूछा तो वृद्ध का क्या हो जाएगा, तरुण मतलब जवान, है ना, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से शब्द अलंकार का भेद नहीं है। शब्द अलंकार देखो, शब्द अलंकार देखो क्या होते हैं, शब्द अलंकार ऐसे जो काव्य की शोभा शब्दों के आधार पर बढ़ाते हैं उन्हें शब्द अलंकार कहते हैं, और ऐसे शब्द जो काव्य की शोभा अर्थ के आधार पर बढ़ाते हैं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो जो यमक अलंकार है वो क्या है, शब्द के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, तो ये शब्द अलंकार है। श्लेष अलंकार भी शब्द अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार भी शब्द अलंकार है, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार है, और जैसे अनुप्रास अलंकार है, आपका रूपक अलंकार है, ये सारे के सारे क्या होता है, शब्द अलंकार के भेद नहीं होता है, अर्थालंकार के भेद होता है, तो आपका डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विशेषण की उत्तमावस्था होगी, किसी वाक्य में विशेषण की उत्तमावस्था होगी, किस वाक्य में होगी इनमें से विशेषण की उत्तमावस्था, तो हमने बताया भी था, पिछले वीडियो में भी आया था, लेकिन थोड़ा अलग था। उत्तमावस्था का मतलब क्या होता है कि ऐसी देखो, एक होती है आपकी मूल अवस्था, वाक्य की क्या होती है, मूल अवस्था, मूल अवस्था, एक होती है आप वाक्य की उत्तरावस्था, एक वाक्य की उत्तरावस्था होती है, और एक होती है वाक्य की उत्तमा अवस्था, उत्तमावस्था। तो वाक्य की मूल अवस्था में क्या होता है कि जहाँ पे किसी से भी तुलना नहीं की जाती है ना, और उत्तरावस्था वो होती है जिसमें किसी एक से तुलना की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो विशेषण होगा उससे पहले या तो से लगा देंगे, और या फिर विशेषण के साथ जो है तर प्रत्यय लगा दिया जाता है ना, तो ये उत्तमावस्था बन जाती है। और जो उत्तमावस्था होती है जहाँ पे एक संज्ञा सर्वनाम की सभी संज्ञा सर्वनाम से तुलना की जाती है, वहाँ उत्तमावस्था होता है। इसमें सबसे, इसमें जो है शब्द से विशेषण से पहले या तो सबसे लगा देंगे, और या फिर क्या करेंगे लास्ट में तम प्रत्यय लगा देते हैं, तो इससे बन जाता है, है ना। तो यहाँ पे देखो कि
पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणियां लघुतम है, लघुतम है मतलब तम प्रत्यय जोड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तमावस्था हो जाएगी। यहाँ पे देखो राम श्याम से अच्छा है, तो राम श्याम से अच्छा है, तो यहाँ पे देखो अच्छा ना, तो मतलब ये क्या है, राम श्याम से अच्छा आया ना, तो से लगा दिया इसने पहले, तो ये उत्तरावस्था हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे देखो ए और बी दोनों तो हो नहीं सकते, सोहन अच्छा लड़का है, तो सोहन अच्छा लड़का है, तो केवल अच्छा बोला है, ना से लगाया, ना तर प्रत्यय लगा, ना तम प्रत्यय लगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी मूल अवस्था हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ है, तो पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ है भाई छोटी सी उम्र में ही बुद्धिमान होना, है ना। पेट में दाढ़ी मतलब पहले से जो है दाढ़ी मुंह आ गई ये समझ लो, लेकिन पेट में ही दाढ़ी होना मतलब पहले से ही जो है पेट से ही किसी की दाढ़ी होना, कहने का मतलब है पहले से जो है वो मैच्योर होना, तो छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। अगला क्वेश्चन, मूसक आयरे गाँव गाँव बिरौक हैरी खेल कुमाऊनी कहावत का अर्थ होगा। देखो इसका मतलब क्या है कि मूसक आयरे गाँव गाँव, मूसक का मतलब यहाँ पे चूहा है, आयरे मतलब आ रखी है, गाँव गाँव मतलब गले गले, चूहे को गले गले फंसी हुई है, मतलब चूहे के आफत आ रखे कहीं फंसा हुआ है, गले गले फंसी है। बिरौक मतलब यहाँ पे बिल्ली है, बिरौक हैरी खेल, और बिल्ली को हो रखी, हैरी मतलब हो रखा, खेल मतलब खेल, मतलब चूहा तो मतलब फंसा हुआ है, चूहे को आ रखे आफत, और बिल्ली खेल रहा है खेल उसके साथ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दूसरे की परेशानी में खुश होना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दूसरे की परेशानी में खुश होना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सुमेलित नहीं है, निम्न में सुमेलित नहीं है। गरीब अरबी भाषा का शब्द है, ये बिल्कुल सही है, गरीब अरबी भाषा का ही शब्द है। सरकार फारसी भाषा का शब्द है, ये भी सही है। लाश तुर्की भाषा का शब्द है, तो ये भी सही है। लेकिन अगर इस्तीफा की बात करें तो इस्तीफा जो है आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि इस्तीफा भी क्या है, अरबी भाषा का शब्द। हमने इसके लिए एक कहानी भी सुनाई थी, अरब की एक घटना करके कहानी सुनाई थी, और उसमें क्या था, अरब के एक जिले के एक तहसील के एक दफ्तर में एक व्यक्ति काम करता था, जिसने क्या कहते हैं रिश्वत के कारण इस्तीफा दे दिया था। तो इस्तीफा किस भाषा का शब्द हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो इसका डी आंसर जो है सही होगा, ये सुमेलित नहीं हो रहा है, पुर्तगाली दे रखा है इसका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह लोक गाथाएं हैं, क्या है क्वेश्चन है, हाँ ये है क्वेश्चन। जागर गीत के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, जागर गीत के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। जागर गीत के लिए बोल रहा कि यह लोक गाथाएं हैं जिनका संबंध पौराणिक व्यक्तियों या देवताओं से होता है। बिल्कुल सही है, लोक गाथाएं हैं और पौराणिक देवी देवताओं से या व्यक्तियों से जो इनका क्या होता है संबंध। पांडवों के अतिरिक्त तो बूढ़ा केदार, गोलू देवता के जागर भी गाए जाते हैं। देखो पांडवों के तो गाए जाते हैं, उसके अलावा बूढ़ा केदार और गोलू देवता के भी गाए जाते हैं, ये भी सही है। जागर में नाचने वाले को जागरिया तथा जागर गाने वाले को डंगरिया कहा जाता है। ध्यान रखना भाई, जागर में जो नाचने वाला होता है ना, जो नाचने वाला होता है, तो नाचने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है, डंगरिया कहा जाता है। मतलब जो ये डंगरिया होता है ये कौन होता है, नाचने वाला, नाचने वाला। डंगरिया कौन होता है, नाचने वाला होता है, और जागरिया कौन होता है, ये होता है गाने वाला, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको, गायक बोल सकते हो। जागर गाने वाला जो गायक होता है उसे जगरिया कहते हैं, और जागर जो नाचने वाला होता है मतलब जिस पे कोई देवी देवता अवतरित हो जाता है, महापुरुष अवतरित हो जाता है, वो नाचता है, तो उसको डंगरिया कहा जाता है ना। तो यहाँ पे गलत कहा, जागर में नाचने वाले को जगरिया कहते हैं, नाचने वाले को जगरिया नहीं डंगरिया कहते हैं ना, और जागर गाने वाले को जगरिया या जागरिया कहते हैं। तो तीसरा आपका गलत हो गया, तो पहला और दूसरा सही होगा, तो केवल पहला और दूसरा सही है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी की सहभाषा है, तो हिंदी की सहभाषा मतलब जो हिंदी की उपभाषा के रूप में काम करती है, तो द्वितीय राजभाषा का दर्जा जो है किसे दिया गया है, हिंदी के अलावा अंग्रेजी को, तो इसकी सहभाषा हिंदी की अंग्रेजी हो जाएगी। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, अकर्मक क्रिया है ना, अकर्मक क्रिया। देखो मैं 3 तरीके बताऊंगा आपको और आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। पहला, अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब अकर्मक क्रिया में कर्म दिखेगा ही नहीं, तो कर्म दिखेगा ही नहीं। तो देखो आप लोग, मोहन खाना खा रहा है, तो ये तो खाना खा रहा है, खा रहा है ये तो आपकी क्रिया, ये आपकी क्रिया हो गई, और मोहन हो गया आपका मोहन काम करने वाला, तो ये क्या हो जाएगा कर्ता, और ये क्या हो जाएगा आपका कर्म। तो ये देखो ये आपका यहाँ पे कर्म आ गया।
श्याम हंसता है, तो श्याम तो हो गया कर्ता, काम करने वाला कर्ता, और हंसने का काम कौन कर रहा, ये क्या है, श्याम क्या कर रहा, हंसने का काम कर रहा, तो ये क्या हो जाएगी, ये क्रिया हो जाएगी, तो इसमें कर्म है ही नहीं। यहाँ पे देखो चालक गाड़ी चलाता है, तो चालक गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी चलाने वाला चालक है, तो ये कर्ता हो गया, और चलाता है मतलब क्या होगी यहाँ पे, क्रिया, लेकिन ये गाड़ी क्या हो जाएगी, कर्म, तो इसमें भी कर्म है। माँ स्वेटर बुनती है, माँ स्वेटर बुनती है, तो माँ क्या हो गई इसमें कर्ता, और बुनना क्या हो गया इसमें, बुनना क्या हो गया क्रिया, और स्वेटर क्या हो जाएगा इसमें कर्म। तो जिसके ऊपर काम किया जाता है, जिसके लिए काम किया जाता है वो कर्म होता है। तो यहाँ पे देखो स्वेटर भी कर्म है, गाड़ी भी कर्म है, और खाना भी क्या है, कर्म है। तो इन तीनों में कर्म आया, इसमें कर्म नहीं आया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। दूसरा तरीका देखो कि इसमें जो है इसको भूतकाल में बना दो जरा, वाक्य को अगर भूतकाल में बनाते हो, और अगर आपका ने आ गया भूतकाल बनाने के बाद, तो आपकी सकर्मक क्रिया होती है, ने नहीं आया तो अकर्मक क्रिया। जैसे हमने कहा मोहन खाना खा रहा है, मोहन ने खाना खाया, भूतकाल में बना दिया, मोहन ने खाना खाया, तो ने आ गया, तो अकर्मक क्रिया। श्याम हंसता है, श्याम हंसा, तो श्याम हंसा, तो ने नहीं आया, तो इसलिए अकर्मक क्रिया है। यहाँ पे देखो चालक गाड़ी चलाता है, चालक ने गाड़ी चलाई, चालक ने गाड़ी चलाई, तो ने आ गया, तो सकर्मक क्रिया। माँ स्वेटर बुनती है, माँ ने स्वेटर बुनी, तो ये भी आपकी सकर्मक क्रिया, तो यही अकर्मक हो जाएगी। और एक है आपका बहुत ही बेस्ट और सबसे आसान कि अगर नेचुरल क्रिया होती है, मतलब प्राकृतिक क्रियाएं होती है, तो सकर्मक अकर्मक, और प्राकृतिक क्रिया नहीं होती है तो अकर्मक, यानी कि प्राकृतिक क्रियाएं सारी की सारी अकर्मक होती है। जैसे आपको प्राकृतिक क्या होती है कि नदी का बहना, चिड़िया का उड़ना, हाथी का झूमना, नदी है ना, ऐसे करके। और इंसान के अंदर देखो तो नेचुरल क्या होता है, रोना सोना और हंसना, तो रोना सोना हंसना, तो श्याम हंसता है, तो प्राकृतिक है, तो आपका बी क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कु जवाब तू बड़ू सोंगू है, तो इसमें कह रहा है ये कु जवाब तो बड़ू सोंगू है, इसमें सोंगू का अर्थ होगा ये कु, ये मतलब इसका, कु मतलब ये कु मतलब इसका, जवाब मतलब जवाब आंसर है ना, तू ता मतलब तू, बड़ू मतलब बहुत, सोंगू मतलब आसान, छह है ना। तो इसमें सोंगू का मतलब क्या हो जाएगा, आसान या सरल हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है ये को जवाब तो बड़ो सोंगू छे, मतलब इसका जवाब तो बड़ा आसान है, या फिर इसका जवाब तो बड़ा सरल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरल, बी हो जाएगा सोंगू का मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिगुना शब्द होगा, देखो भाई तिगुना शब्द होगा, देखो किसी भी चीज में जो आवृत्ति बोधक होता है उसमें गुणांक का बोध होता है। आवृत्ति बोधक संख्यावाची विशेषण में गुणांक का बोध होता है। जैसे आपका क्या हो जाएगा, दुगुना हो गया है ना, आपका तिगुना हो गया, तिगुना हो गया, आपका चौगुना हो गया, ऐसे करके। तो ये तिगुना ही इसका आंसर हो गया। अगर हम क्रम बोधक की बात करें तो इसमें क्रमांक को दर्शाता है। जैसा आपका क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा है ना, तीसरा, ये क्रमांक को दर्शाता है। समुदाय में जो है संपूर्णता को दर्शाता है। जैसा आपका क्या हो गया, दोनों है ना, दोनों हो गया, आपका तीनों हो गया, चारों हो गया। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति बोधक संख्यावाची विशेषण हो जाएगा तिगुना, तो आपका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह उस घर में नहीं है, वाक्य में विशेषण का भेद होगा। वह उस घर में नहीं है, देखो उस घर में नहीं है, तो घर के लिए ये इशारा कर रहा है, और घर सीधा तुरंत इसके बाद आया है, तो ये आपका सार्वनाम हो जाएगा। एक हिसाब से सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी इसको बोलते हैं, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा जाता है, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी उपभाषा किस अपभ्रंश से प्रभावित है। बिहारी उपभाषा किस अपभ्रंश से प्रभावित है, तो जो बिहारी भाषा भाई आपको पता है बिहार में चलती है, और बिहार में जो है प्राचीन काल में मगध साम्राज्य भी वहीं हुआ करता था, तो मागधी भाषा से क्या है ये प्रभावित है। बिहारी उपभाषा किस अपभ्रंश से, बिहारी एक हिंदी की उपभाषा है भाई, याद रखना है, बिहारी हिंदी की क्या है, उपभाषा है। हिंदी की जो उपभाषा है वो कौन कौन सी है भाई, आपका बिहार पहाड़ी हिंदी है ना, बिहारी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी हिंदी है। 5 हिंदी की उपभाषाएं हैं है ना, और ये इसमें जो एक क्या आपकी बिहारी भी है, और बिहारी की जैसा 18 बोलियां हिंदी की तो उर्गत आती है ना, तो बिहारी उपभाषा जो है अपभ्रंश से प्रभावित है, मागधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक रचना इलाचंद जोशी द्वारा रचित नहीं है। देखो आप ध्यान रखना कि ये इलाचंद जोशी की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन इसके अलावा कुछ और ही पूछना चाह रहा था है ना। ये जो रचना है ये तीनों के तीनों इलाचंद जोशी की रचित है, लेकिन ये वाली महाभोज जो इलाचंद जोशी की नहीं है, लेकिन इसको स्पेशल दिया गया। क्यों, क्योंकि महाभोज जो रचना है आपको उत्तराखंड के सिलेबस में भी दिया हुआ होगा आपको,
मन्नू भंडारी। ये रचना किसकी है? मन्नू भंडारी की है। और जो मन्नू भंडारी है, इन्होंने जो ये रचना की है महाभोज, ये महाभोज रचना जो प्रकाशित हुई थी 1979 में, ये भी याद रखना। और किस पर आधारित है? जैसे आपकी क्या है, राजनीति है भाई, है ना, क्या है? राजनीति। राजनीति और करप्शन, है ना, राजनीति और करप्शन जो है, जो राजनीति से साथ जो है आपका करप्शन कैसे किया जाता है, राजनेता कैसे करप्शन करते हैं, उनके ऊपर जो बड़ी खूबसूरत जो है ये एक मतलब उपन्यास लिखा गया है महाभोज, जो किसका है? आपका मन्नू भंडारी का है। बहुत महत्वपूर्ण है, तो डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का उनके स्थान से सही मिलान कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय, देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इंदौर में है, बिल्कुल सही है, पहले का पहला ही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर में है ना। अन्ना हजारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये चेन्नई में ही है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये हैदराबाद में है। तो इसका मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा हो जाएगा, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है भाई? देखिए जरा, इनमें से कौन सा सही है? भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का नामकरण, नामकरण दिशा और सम विषम स्थानों के आधार पर किया गया है, ये बिल्कुल सही है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग विषम संख्या वाले होते हैं। देखो भाई जरा थोड़ा सा ध्यान देना, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दिशाओं के आधार तो बनाए गए, लेकिन ये भी ध्यान रखना, एक तो कौन सी दिशा जाती है? उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है दिशा राष्ट्रीय राजमार्गों की, ऐसे करके, ऐसे, है ना। और एक दिशा जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर, ऐसे करके। या तो राष्ट्रीय राजमार्ग अब ऐसे जाएंगे और या फिर ऐसे जाएंगे। तो जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो राष्ट्रीय राजमार्ग जाते हैं ना, ये विषम संख्या वाले होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके विषम संख्या वाले होते हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे, ये सम संख्या वाले होते हैं। और जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे ना विषम संख्या वाले, ऐसे जैसे इनकी संख्या बढ़ जाएगी। जैसे आपका NH1 जो है आपका लद्दाख जम्मू कश्मीर में है ना, तो ऐसे करके नीचे आते आते बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही जो है जो सम संख्या वाले हो ऐसे जाएंगे, जैसा आपका क्या है, नागालैंड है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, यहाँ पे जो है ये त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम है ना, यहाँ पे चलता है इस तरीके से NH1। ऐसे करके बढ़ते बढ़ते जो इधर को आते रहेंगे तो बढ़ते जाएंगे, तो ये सम संख्या वाले होंगे। यहाँ पे कह रहा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले राजमार्ग विषम संख्या वाले होते हैं। यहाँ पे विषम नहीं बल्कि सम संख्या वाले होने चाहिए। और क्या कहते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर इनका क्रम बढ़ता है, ये तो सही था। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सम संख्या वाले होते हैं। यहाँ पे सम नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे विषम होना चाहिए था। तो आपका जो है पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है, तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी नहीं हो सकता है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? तो भारत में देखो, सबसे पहले तो ये देखो, चक्रीय बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है। शिक्षित बेरोजगारी होती है कि जहाँ पे क्या होता है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे मतलब शिक्षित लोग हैं, उनको जब नौकरी ना मिले तो वो शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है कि जब हमारा जो मार्केट होता है ना, मार्केट में जो काम करने वाले जो लोग होते हैं उनमें और क्या कहते हैं, काम करने वाले लोगों में जब तालमेल नहीं हो पाता है तो उसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मतलब मंदी आ जाए, तो मंदी आने के कारण जो है मार्केट में काम नहीं होगा, है ना। और कई बार वस्तु इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि लोगों को काम तो मिलेगा, लेकिन जो है मतलब सस्ते में काम, मतलब पैसा सही से नहीं मिलेगा, तो ये बैलेंस बिगड़ जाने का मतलब होता है चक्रीय बेरोजगारी। खास करके मंदी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी होती है कि जो काम करने वाले होते हैं उनको मतलब अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जब काम नहीं मिलता, जैसे या फिर मतलब क्वालिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा और काम छोटा मिल गया, तो उसको क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। जैसे भारत की बात करें तो भारत में एक बीटेक करने वाला वो कहीं 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहा है, जबकि वो हकदार था कि 70-80 हज़ार की नौकरी करे आज के हिसाब से, है ना। कोई ग्रेजुएट है तो उसको कम से कम 40-50 हज़ार की नौकरी तो होनी ही चाहिए थी, कोई गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए था उसको, लेकिन वो जो है कहीं पर 5-7 हज़ार की नौकरी कर रहा है, अपना पेट गुजारा कर रहा है, कहीं पर 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहा है, तो इसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो ये भारत की स्थिति है, संरचनात्मक बेरोजगारी जो है अधिकतर भारत में है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो देखिए भाई जरा क्या बता रहा है इसमें। सबसे पहली बात कि जनजातीय इधर दी हुई, ये वर्ड की जनजातियां है और यहाँ पे निवास क्षेत्र है। अफरीदी जनजाति का जो निवास है वो पाकिस्तान में है भाई, पहले का चौथा। जूलू जो जनजाति, इनका निवास स्थान जो है नटाल प्रांत में है, और नटाल प्रांत कहाँ पड़ता है? ये नटाल प्रांत पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। तो ये अफ्रीका भी बोल सकता था।
माओरी जो जनजाति है इनका जो निवास स्थान है भाई ये न्यूजीलैंड में है, और जो माया जनजाति है इनका जो निवास स्थान है वो मध्य अमेरिका में है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। तो देखे जरा कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। इसमें कह रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग, देखो राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम सन 1986 को पारित हुआ था। देखो 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय जलमार्ग, देखो राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, याद रखना 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण जो बनाया गया था, अधिनियम नहीं। यहाँ पे अधिनियम जो लाया गया राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, ये कब लाया गया था, 2016 में लाया गया था। तो पहले वाला तो गलत बोल दिया उसने। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग NW59 है, NW59 नहीं है बल्कि NW69 है। भारत का सबसे छोटा जलमार्ग जो कहाँ पे है, आपका तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में, और ये 5 किलोमीटर लंबा है। तो इसकी लंबाई ये भी आपका गलत बोल दिया उसने। तीसरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए थे, जिनकी संख्या वर्तमान में कुल संख्या कितनी है, 114, 114 नहीं है, ये 111 है। 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है टोटल। तो ये जो है आपका तीनों के तीनों ही जो है यहाँ पे गलत बता दिए हैं। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा सभी क्या हो गए, गलत हो गए इसके हिसाब से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। तो भाई आपको जैसे पता होगा कि जैसे आपका ये पश्चिमी घाट है भाई, है ना, भारत का ये पश्चिमी घाट है इस तरीके से, है ना, पश्चिमी घाट है। तो यहीं पे जो आपका कोंकण रेलवे चलता है, ये है आपका यहाँ पे कोंकण रेलवे। और कोंकण रेलवे कहाँ चलता है, आपका महाराष्ट्र के रोहा से लेकर और बेंगलोर तक चलता है ना, बेंगलोर तक जो है चलता है। यहाँ बीच में गोवा भी है, गोवा को पार करते हुए जाता है। लेकिन इसका अगर मुख्यालय देखें तो इसका मुख्यालय है बेलापुर में, और बेलापुर नवी मुंबई भी बोल सकते हैं, यहाँ पे नवी मुंबई, नवी मुंबई भी बोल सकता है, नवी मुंबई में पड़ता है बेलापुर, महाराष्ट्र में पड़ता है, नवी मुंबई में। तो बी इसका सही आंसर है, कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई में। और ये कहाँ से कहाँ तक है, रोहा से बेंगलुरु तक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी, देखो पृथ्वी क्या है, उपसौर किसमें सूर्य के अत्यधिक पास होती है, बिल्कुल सही है। सूर्य से दूर होती है, नहीं, कोई प्रभाव नहीं हो पड़ता। ये सूर्य से जब दूर होती है तो कौन सी स्थिति होती है, अपसौर की स्थिति होती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है सबसे ज़्यादा दूरी होती है तो उस स्थिति को कहते हैं अपसौर। और ये जो स्थिति है आपकी सूर्य से अधिक दूरी जो है, जब अत्यधिक पास होती है पृथ्वी, तो ये स्थिति जो उपसौर की स्थिति होती है ये 3 जनवरी को होती है भाई। कब होती है ये, 3 जनवरी को होती है। और जो सबसे दूर होती है वो होती है 4 जुलाई को। कब होती है, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है, जिसे अपसौर की घटना कहते हैं। तो इसका तो ए आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का, निम्न में से एक गर्म जलधारा नहीं है। देखो गर्म जलधारा नहीं है, तो पहले एक चीज कॉन्सेप्ट समझना आप लोग गर्म जलधारा के लिए, है ना। जैसा आपके पास ये पृथ्वी है ना, तो ये ध्रुव है आपके, इधर क्या होती है, बर्फ जमी होती है। ये ध्रुवों में क्या होती है, बर्फ जमी होती है। तो यहाँ से जो जलधारा आएगी ना, इस तरीके से ऐसे करके, यहाँ से जो ऐसे करके जलधारा आती है, ये हमेशा ठंडी जलधारा होती है। और यहाँ से इस तरीके से आएगी, ये भी कैसी जलधारा होगी, ये भी आपकी कैसी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा होगी, ठीक है ना। लेकिन ये विषुवत रेखा में गर्म होता है मौसम, तो यहाँ से जो जलधारा उठेगी या तो ऐसे जाएगी और या फिर ऐसे करके जाएगी। तो ये आपकी कैसे होगी, ये गर्म जलधारा होगी जो विषुवत रेखा से उठेगी। अब यहाँ पे देखो तो गल्फ स्ट्रीम जो है इस तरीके से जाती है भाई, गल्फ स्ट्रीम है ना, यूरोप के तरफ को जाती है। अभी गल्फ स्ट्रीम के बारे में बताएंगे, शायद एक क्वेश्चन और भी होगा। तो गल्फ स्ट्रीम जो है ठंडी जलधारा नहीं है, ये गर्म जलधारा, क्योंकि ध्रुवों की तरफ से नहीं उठती है, ये विषुवत रेखा से उठती है। फ्लोरिडा की जलधारा भी आपकी विषुवत रेखा से उठती है। ब्राजील की जलधारा भी विषुवत रेखा से उठती है, तो ये भी आपकी गर्म है। कनारी की जलधारा जो है यहाँ से उठती है भाई, है ना, यहाँ से अटलांटिक इधर से उठती है, ये दक्षिणी ध्रुव से, और ये इस तरीके से उठती है दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी उत्तर पूर्व में, है ना। तो ये कनारी की जलधारा, इनमें क्या है, एक ठंडी जलधारा है, बाकी सब गर्म जलधारा है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भूटान से भारत में कितने राज्यों की सीमा लगती है। देखो अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें, जैसे ये इस तरीके से पूर्वोत्तर भारत की बात करें,
देखो जरा समझ लो, आपकी ये आपका यहाँ पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड से लेके चलते हैं जरा, है ना, ये उत्तराखंड है, पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, ये आपका सिक्किम है, इस तरीके से, है ना, ऐसे करके जो है हमारे पास जो है इंडिया के थोड़ा मैप में दिखाएंगे तो ये यहाँ पे भूटान है ना, ये क्या है, भूटान है। भूटान के इधर जो अरुणाचल प्रदेश लगता है, भूटान के इधर जो इधर असम लगता है, इधर पश्चिमी बंगाल लगता है और इधर आपका क्या लगता है, सिक्किम लगता है। तो 1 2 3 4, तो 4 राज्य जो है भूटान से भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? देखो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, ऐसी चीज जो नेचुरल रूप से हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है, या नेचुरल प्राथमिक चीज है उसको बोलते हैं, जिसको मतलब जिसमें हमने कोई जो है मशीनरी के द्वारा जो है कोई चेंजेस नहीं किया है, उसको हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। एक द्वितीय क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है जब प्राथमिक क्षेत्र की चीजों को, जैसे पानी है प्राथमिक क्षेत्र का, उसको चेंज करके जो है या उसी से कुछ बनाया जाए, जैसे हमने बिजली बना दी तो ये द्वितीय क्षेत्र बन जाएगा, है ना। और तृतीय क्षेत्र क्या होगा, एक शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, पशु, जो इसके ऐसे क्षेत्र है जो बिल्कुल एकदम सेवा टाइप के क्षेत्र, वो आपके तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। तो खनन पृथ्वी से प्राथमिक रूप से प्राप्त होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र है। कृषि भी हमें जो है प्राथमिक रूप से उगानी पड़ती है, तो प्राथमिक क्षेत्र है। पशुपालन भी हमें जो है प्राथमिक क्षेत्र में ही मिलता है, लेकिन चिकित्सा तृतीय क्षेत्र है भाई। कृषि तृतीय, चिकित्सा तृतीय क्षेत्र, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहला बजट पेश किया गया था वो षणमुखम शेट्टी द्वारा किया गया था, और ये बजट जो 1947 में पेश किया गया था भाई, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन बटलर समिति से संबंधित सही है? तो यहाँ पर देखना, यह समिति 1927 में सर हरकोट बटलर की अध्यक्षता में गठित की गई थी, ये तो सही बोल रहा पहला वाला। दूसरा है, इस समिति का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देना था, ये गलत बोल दिया। इसके जगह क्या होना चाहिए था, देखो मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर इसको प्रतिनिधित्व देना था, ऐसा बटलर समिति का कोई यहाँ पर वो नहीं था। बटलर समिति अंग्रेजों ने बनाई थी, जैसा हमारी क्या होती है, देसी रियासतें होती है, क्या होती है, देसी रियासतें, याद रखना महत्वपूर्ण है, देसी रियासतें होती है, तो उनके साथ एक अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या बनाई थी, बटलर समिति बनाई थी, ब्रिटिश सरकार। यानी कि कुल मिला के देसी रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच एक अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए हरकोट बटलर की अध्यक्षता में बटलर समिति का गठन किया गया था 1927 में। तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो केवल पहला सही है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए, सही मिलान कीजिए। 33 क्वेश्चन है, जॉन सैंडर्स की हत्या, तो जॉन सैंडर्स की हत्या कब हुई थी भाई? तो इसकी हत्या हुई थी 17 दिसंबर 1928। जॉन सैंडर्स वही है जब क्या कहते हैं साइमन कमीशन भारत आया था, तो उनको विरोध किया गया था। साइमन कमीशन में क्योंकि 7 सदस्य थे, उनका विरोध करने के लिए जो है जो किया जा रहा था विरोध, तो इन्होंने लाठीचार्ज के आदेश दिए थे और लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो इन्होंने लाला लाजपत राय के मृत्यु का कारण यह हत्यारा माना जाता है, तो इसकी हत्या की थी, ठीक है भाई। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जो है इनकी हत्या की थी सैंडर्स की 17 दिसंबर 1928 को। इसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट जो पेश की गई थी, तो नेहरू रिपोर्ट जो 10 अगस्त 1928 को पेश की गई थी। इसके बाद लवण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो लवण सत्याग्रह मतलब जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए, आपका लवण सत्याग्रह बोल सकते हो, नमक सत्याग्रह बोल सकते हो आप लोग, है ना, दांडी मार्च बोल सकते हो। तो 12 मार्च से शुरू हुआ था ये, है ना। और बाकी प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 12 नवंबर 1930 को हुआ था, तो लंदन में हुआ था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का पहले का क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला और तीसरे का तीसरा, लवण सत्याग्रह। तो ये आपका थोड़ा सा आपको ध्यान देना, पहले का दूसरा होगा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपका तीसरा, ऐसे करके हो जाएगा। तो सी इसका आंसर बता देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? साइमन कमीशन के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। इसका उद्देश्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था, बिल्कुल सही है। यह 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। देखो इनके 1927 में इसका गठन हो गया था, लेकिन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, तो ये भी सही है। इसका कार्य संविधान सुधार
का अध्ययन करना था, तो इसका कार्य था संविधान सुधार का अध्ययन करना, तो ये भी आपका सही है। बल्कि जो साइमन कमीशन जब भारत आया था तो इसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 सदस्य ही क्या थे, सारे के सारे अंग्रेज थे, और इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था कि भाई हिंदुस्तानियों को भी इसमें जो है शामिल किया जाए इस साइमन कमीशन में। तो ये तीनों के तीनों ही सही है एक हिसाब से, तो आपके तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, सही, पहला, दूसरा और तीसरा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो भाग किसने नहीं लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी भाग नहीं लिया था, भारतीय व्यापारियों ने भी भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में, और महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है ना। ए और बी दोनों ने भाग नहीं लिया था, तो यही आपका सही होगा कि ए और बी दोनों ने ही भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है। तो जो नई अखिल भारतीय सेवाएं हैं इनका सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका संसद को अनुच्छेद 312 के तहत जो है अधिकार दिया गया है कि वो जो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। लेकिन इसमें भी क्या है, इसका सृजन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम श्री मलेश्वरी जो है ओलंपिक खेलों में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी। इन्होंने जो है भारोत्तोलन में जो है कांस्य पदक जीता था भाई, सबसे पहले कांस्य पदक जीता था। और क्या कहते हैं, जो ये थी इन्होंने जो है 54 किलोग्राम वजन में जो है कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा जो है आपस में कहाँ मिलती है? देखो भाई, जैसे आपका जो है ये वाला जो एरिया है, जैसे हमने ये एरिया बना दिया यहाँ पे, ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, है ना, ये होगा आपका यूएसए यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, और ये हो जाएगा आपका इधर जो है आपका दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। तो जो ये विषुवत रेखा है यहाँ से इस तरीके से जो है गल्फ स्ट्रीम इस तरीके से निकलती है ना, गल्फ स्ट्रीम, और इधर से आती है आपकी कौन सी? लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। तो ये दोनों आपस में मिलती है, और आपको पता होगा कि इधर आपका जो है इस तरीके से ये यूरोप है, तो यहीं से गल्फ स्ट्रीम जाती है और यूरोप को जो है यहाँ पे गर्म करती है, क्योंकि बर्फ बहुत जमती है यहाँ पे, तो इसको गल्फ स्ट्रीम गर्म करती है, तो इसलिए इसको जो है जो गल्फ स्ट्रीम है इसको यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। बाकी अगर देखें तो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा गर्म जलधारा जो गल्फ स्ट्रीम में कहाँ मिलती है? तो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर, तो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर ये मिलती है, तो ये आपका ए आंसर सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? भारतीय किसान सभा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, बिल्कुल सही है। भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वो कह रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये तो आपका सही हो गया। यह एक किसान संगठन था जिसके संस्थापक स्वामी सहजानंद भारती थे, तो ये वाला भी आपका सही है। अगला कैसे कह रहा है, यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का ही एक क्या कहते हैं संगठन था, ये गलत बोल रहा है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का ये क्या कहते हैं एक संगठन नहीं था, बल्कि ये किसका था? भाकपा का था। भाकपा का एक संगठन था। भाकपा का मतलब हुआ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका गठन जो है 1924 में एमएन रॉय ने किया था। और कहीं कहीं पे जो है 1920 होगा दिया हुआ ताशकंद, है ना, ताशकंद भी होता दिया, लेकिन भारत में जो 1924 ही देता है, और एमएन रॉय ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो सही जो है सी वाला नहीं है, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपके गलत है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मुद्रादायिनी फसलों का समूह? मुद्रादायिनी फसलों को आप लोग एक हिसाब से ये भी बोल सकते हो, नगदी फसलें भी बोल सकते हैं, जिनको हम केवल जो इसलिए उगाते हैं कि हम हमारी आय बढ़े, हम बेचें उसको और हमारी आय बढ़े। कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि हम बेचने के लिए भी उगाते हैं और अपने लिए जो है भोजन के लिए या फिर अपने यूज करने के लिए भी या फिर अपने खाद्य पदार्थों के लिए भी, तो वो नहीं आती उसमें। केवल वो आती है जिसको केवल और केवल बेचने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपका कपास है, केवल बेचने के लिए उगाते हैं, चाय को बेचने के लिए उगाते हैं, आलू को भी बेचने के लिए और जूट को भी बेचने के लिए, है ना। इतनी ज़्यादा जो है इसको यूज नहीं किया जाता, तो आपका ए इसका सही आंसर। जैसे चावल है तो घर में खाने के लिए, मक्का खाने के लिए, चना खाने के लिए। अब कपास है बेचने के लिए, लेकिन गेहूं खाने के लिए, मक्का खाने के लिए, चावल खाने के लिए, मक्का खाने के लिए, चना कुछ बेचने के लिए, कुछ खाने के लिए। तो आपका ए जो है इसका सही आंसर जो मुद्रादायिनी फसलों में आपका आएगा। अगला क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2025 को मनाया गया थाईपुसम त्योहार। देखो थाईपुसम त्योहार के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है?
थाईपुसम कर्नाटक में मनाए जाने वाला यह एक हिंदू समुदाय का पर्व है। हिंदू समुदाय का पर्व है, लेकिन ये कर्नाटक में नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो ये आपका पहला वाला गलत। इस त्योहार में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, बिल्कुल सही है, जिन्हें शिव और पार्वती का पुत्र कार्तिकेय माना जाता है। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही बता रहा भाई दूसरा वाला। यह त्योहार श्रीलंका, मलेशिया, अमेरिका, थाईलैंड के श्रद्धालुओं द्वारा मनाया जाता है। मतलब श्रीलंका, अमेरिका, थाईलैंड और यहाँ पे जो क्या कहते हैं आपके क्या है तमिल लोग रहते हैं, है ना, तमिल लोग रहते हैं, यहाँ पर रहने वाले तमिल लोगों के द्वारा श्रीलंका, मलेशिया, अमेरिका और थाईलैंड में भी मनाया जाता है। तो ये भी आपका सही है। तो आपका दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, इसका मतलब बी आंसर आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में कौन सा लड़ाकू विमान देने की पेशकश की है? तो F-35। अगला क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 38वां होगा, यह ना 38वां रहा। यह रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? तो सीधा आंसर है विश्व बैंक के द्वारा जो है ये रिपोर्ट पेश की जाती है। कौन सी? लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक है ना, इसमें जो है देशों की जो है रैंकिंग बताई जाती है। तो अगला क्वेश्चन है बी, इसका सही आंसर होगा है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इंटरनेट के पिता के रूप में जो किसे जाना जाता है? विंटन ग्रे सेर्फ। विंटन ग्रे सेर्फ को जो है इंटरनेट के पिता के रूप में जाना जाता है, और ये कहाँ के थे? यूएसए के, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के राजदूत के लिए नियुक्त किया गया है? तो शिखर धवन। शिखर धवन जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो आजकल चल रही है 2025 के, ना लगभग इंडिया जो है सेमीफाइनल में पहुंच चुका है ना। और कल हमने देखा तो कल का मैच ड्रॉ हुआ था, अफगानिस्तान और किसका? ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई है। बाकी जो है ग्रुप ए में से जो है इंडिया के साथ न्यूजीलैंड भी पहुंच गई है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण? नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है भाई? जरा पहले इसको समझो कि ऐसी मेमोरी कि जहां पे क्या होता है कि अगर बिजली चले जाए, है ना, बिजली ना होने के बाद या बिजली चले जाने के बाद, बिजली चली जाने के बाद, बिजली चले जाने के बाद जब क्या होता है, जब डाटा या बिजली चले जाने के बाद जो डाटा स्टोर रखे उसे क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और ऐसा काम कौन करता है? आरओएम, रोम करता है। ठीक है ना, तो ए इसका सही आंसर होगा। लोकसभा के महासचिव को कौन नियुक्त करता है? तो याद रखना, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही लोकसभा के महासचिव को क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी 2026 तक तैयार होने की संभावना है ना। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी है भाई, है ना, जो क्या होगी आपके 2026 तक तैयार होने की संभावना है। जिसकी पनडुब्बी का नाम क्या है? तो मत्स्य 6000। तो ये याद रखना, बी मत्स्य 6000। कुछ मत्स्य भी बोलते हैं, तो मत्स्य 6000 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? तो राज्य मंत्री परिषद की बर्खास्त, जो राज्य में मंत्री परिषद होता है उसको बर्खास्त करने के लिए जो राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निष्कासन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन के लिए राज्यपाल कभी भी राष्ट्रपति से सिफारिश नहीं कर सकते, वो अपने हिसाब से करेंगे, है ना। राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य विधानसभा का विघटन, अगर विधानसभा का विघटन हो जाए यानी कि विधानसभा जब गिर जाती है तो राज्यपाल क्या करते हैं? राष्ट्रपति से सिफारिश करता है, तब सरकार गिर जाती है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राज्य में संवैधानिक मशीनरी भंग होने के, संवैधानिक मशीनरी भंग होने की घोषणा भी क्या कहते हैं? घोषणा के लिए भी क्या कहते हैं? राष्ट्रपति से राज्यपाल सिफारिश करते हैं। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 51 क्या कह रहा है? इनमें से किस समिति को स्थायी मितव्ययी समिति भी कहा जाता है? देखो भाई, जो ये क्या कहते हैं आपकी प्राकलन समिति है, इसकी बात करते हैं। प्राकलन समिति को ही स्थायी मितव्ययी समिति कहा जाता है, क्योंकि प्राकलन समिति क्या करती है? जो आपके क्या होता है, हमारी सरकार होती है, सरकार के जो मंत्रिमंडल होते हैं और सरकार में जो काम करने वाले होते हैं उनकी क्या कहते हैं? उनके कार्यों की क्या करती है? कार्यों की
जांच करती है, कार्यों की जांच करती है, वो भी किससे संबंधित, व्यय से संबंधित। तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से जो इनको बांध के रखती है, मतलब कोई अनशन तरीके से मतलब खर्च ना कर सके और उसका ब्यौरा जो है प्राक्कलन समिति को देना पड़ेगा उनको, है ना। तो ये बिल्कुल एकदम जो इलीगल नहीं कर सकते, लीगल तरीके से होता है काम, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्थायी मितव्ययी समिति भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है 52, ए जेड बी, ए जेड वाई, ए बी वाई और जेड बी वाई। इसमें क्या हो रहा कि मतलब 4 नंबर फिक्स है, सब में इनको आगे पीछे कर दिया। जैसे आप देखो ए जेड बी और यहाँ पे देखो ए जेड वाई, तो इसमें वाई नहीं है तो यहाँ पे वाई होना चाहिए। यहाँ पे देखो ए जेड वाई है लेकिन इनमें जो है बी है, लेकिन यहाँ पे बी नहीं है तो बी आ जाएगा। यहाँ पे देखो ए बी वाई, तो ए बी वाई, तो यहाँ पे जेड नहीं दिख रहा तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। यहाँ पे देखो जेड बी वाई है लेकिन यहाँ पे ए नहीं दिख रहा तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ए है और यहाँ पे जेड आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे वाई आ जाएगा। तो आंसर क्या है, वाई बी जेड ए, वाई बी जेड ए, वाई बी जेड ए, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आम के पेड़ व नारियल के पेड़ की ऊंचाई समान है। देखो जो आम का पेड़ है, आम का पेड़ और नारियल, आम का पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई क्या है, समान है। केले का पेड़ सेब के पेड़ से छोटा है। जो केले का पेड़ है, जो आपका केले का पेड़ है, केला का जो पेड़ है वो सेब के पेड़ से क्या है, छोटा है। केले का पेड़ क्या है, सेब के पेड़ से छोटा है। फिर कह रहा अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है। जो अमरूद का पेड़ है वो केले के पेड़ से छोटा है। अमरूद का पेड़ क्या हो गया, केले के पेड़ से छोटा, तो केले से छोटा बना दिया। केले के पेड़ से छोटा है पर आम के पेड़ से ऊंचा है, पर आम के पेड़ से क्या है, ऊंचा है। ये देखो जो अमरूद का पेड़ है वो केले के पेड़ से छोटा और आम के पेड़ से ऊंचा है, और आम और नारियल जो है बराबर, ये आप इसको बराबर ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो कह रहा कि सबसे ऊंचा कौन है, तो सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा, आम हो जाएगा। आम नहीं, सबसे ऊंचा क्या हो जाएगा आपका, सेब। ये सेब सबसे ऊंचा हो जाएगा। सबसे ऊंचा पेड़ किसका होगा, सेब का। तो डी इसका सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से वो कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 6 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो देखो भाई सबसे पहले आपका क्या होता है कि हम जो यहाँ पे पेड़ की बात कर रहे हैं भाई, है ना। इस तरीके से पेड़ होता है बना हुआ, है ना। तो पेड़ में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जड़ होती है, नीचे से ऊपर की तरफ को जाओगे तो सबसे पहले क्या आएगी, जड़। तो 2 पहले आएगा। जड़ के बाद क्या होता है, ये ऊपर तना होता है, तो फिर जड़, ये जड़ है, ये आपका क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा। तो फिर तना आएगा तो मतलब 1 आ जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर तने के बाद जो क्या होती है, ऐसे करके शाखाएं होती है, तो शाखा होगी तो ये 5 नंबर आ जाएगा। फिर शाखा के बाद आपके पास क्या लगती है, यहाँ पे पत्तियां लगती है, पत्तियां लगेगी तो पत्ती जो है 6 नंबर पे है तो 6 आ जाएगा। फिर पत्ती के बाद जो इसमें क्या लगता है, फूल लगते हैं, तो फूल आपका 4 नंबर पर। फूल के बाद लास्ट में क्या लगता है, फल, तो ये 3 नंबर। तो 2 1 5 6 4 3, 2 1 5 6 4 3, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है Z9A X7D। देखो ये क्या कह रहा है, देखो अगर हम पहले जो है पहले वाला नंबर देखें जरा, पहले से पहला, पहले से पहला, पहले से पहला, ऐसे करके। तो R के बाद देखना RST, तो RST एक बीच में गैप है TUV, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, V UV, और V के बाद VUV WX, तो एक का गैप आ रहा है WX, फिर X आ गया, और XYZ एक का गैप करके फिर Z आ गया। तो ठीक है, यहाँ पे V आ जाएगा। फिर यहाँ से देखो 9 है दूसरे नंबर पे, 9 से 2 माइनस किया है तो 7 आ गया। 7 से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। लास्ट नंबर देखो तो ए के बाद BCD, ABCD, 3 गिनने पर D आया, D से 3 गिनो D ABCD EFG, तो यहाँ पे G आ जाएगा। फिर G से 3 गिनो GHIJ, फिर J आया, J से 3 गिनो JKLM, तो 3 करके आया, तो V5G, तो V5G जो इसका आंसर हो जाएगा। तो D इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो उत्तर कहाँ होता है, देखो 4 दिशाएं होती है हमारे पास। ये होती है आपकी पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, ये होती है उत्तर दिशा, और ये होती है आपकी दक्षिण दिशा। तो वो कह रहा कि मोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उत्तर की ओर 3, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ को, ये देखो हमने 3 किलोमीटर बना दिया, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और उसने यहाँ से चलना शुरू किया, हमने ये माना उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला।
तब वह अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ेगा तो जब ऊपर को जा रहा है भाई तो बायां किधर हो जाएगा, इधर। तो बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। चलो ये बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, है ना। इसके बाद वो क्या कह रहा कि वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो जब इधर को जा रहा है तो बायां कहाँ हो जाएगा, इधर की तरफ को। तो बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर, देखो ये 3 था तो ये भी 3 इसी के सामने आ जाएगा, ये यहाँ पे पहुंच गया। बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है और इस बिंदु से वह फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से फिर बाईं ओर मुड़ेगा तो बायां इधर को हो जाएगा, क्योंकि इधर को आया तो बायां इधर को हो जाएगा। 3 किलोमीटर चलता है तो 2 किलोमीटर इतना है तो 3 किलोमीटर इससे ज्यादा हो जाएगा, तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ से चलना शुरू किया था और अभी यहाँ पे। तो कह रहा कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखो भाई ये 2 किलोमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। और ये पूरा कितना था, यहाँ से यहाँ तक 3। तो ये जब यहाँ से यहाँ तक 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा हूँ, प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर, तो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को लोकसभा में सर्वप्रथम, किस व्यक्ति को लोकसभा में सर्वप्रथम 1977 में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली थी और कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया था। देखो क्या होता था, 1977 से पहले जो विपक्षी दल का नेता होता था उसको मान्यता नहीं थी, संवैधानिक मान्यता नहीं थी, और ना ही उसको कैबिनेट मंत्री के रूप में जो है क्या है वेतन दिया जाता था। लेकिन 1977 में ये क्या कहते हैं विधेयक पास किया गया और जो विपक्ष का नेता था उसको जो है क्या है एक मतलब मान्यता दी गई और कैबिनेट मंत्री के समान वेतन दिया गया। और इस समय 1977 में जो विपक्ष का नेता बनाया गया था, देखो इसमें क्या हुआ कि मोरारजी देसाई यानी कि जनता दल की सरकार आई थी और उसमें कांग्रेस जो है सरकार से बाहर हो गई थी। तो विपक्षी दल के नेता उस समय मोरारजी देसाई के टाइम में कौन बने थे, वाई.वी. चौहान बने थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का 20वां दिन शनिवार है तो महीने का 13वां दिन क्या हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, महीने का 20वां दिन अगर शनिवार है तो इसका मतलब 13वां दिन भी क्या हो जाएगा, शनिवार। अब भाई तभी तो 13 के बाद 7 दिन बाद फिर से शनिवार आएगा, तो शनिवार ही इसका आंसर हो जाएगा। तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि शरद ऋतु को बसंत ऋतु कहते हैं, बसंत ऋतु को वर्षा ऋतु कहते हैं और वर्षा ऋतु को ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, तो वर्षा कब होगी। तो भाई वर्षा तो कब होती है, वर्षा कब होती है, क्या कहते हैं वर्षा ऋतु में ही होती है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा कि जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु देखो ये है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु को क्या बोल रहा है, ग्रीष्म ऋतु। तो वर्षा ऋतु में होती है, लेकिन वर्षा ऋतु को ग्रीष्म ऋतु कह रहे हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। तो सी इसका आंसर होगा। अगला, गाय का बछड़ा है। देखो गाय का जो बच्चा होता है उसे बछड़ा कहते हैं, लेकिन बिल्ली का जो बछड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, बिलौटा कहते हैं। वैसे तो बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, बिलौटा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखना आप लोग कि जो पिल्ले होते हैं वो किसके होते हैं, कुत्ते के बच्चे क्या होते हैं, पिल्ले होते हैं। मेमना किसका होता है, मेमना किसका बच्चा होता है भाई, मेमना होता है भेड़ का बच्चा। बछड़ा आपका किसका होता है, गाय का बच्चा होता है। किटेन जो है किसको कहते हैं, बिलोटे को ही कहते हैं। किटोन किसको कहते हैं, बिलोटा को जो है किटेन कहते हैं। तो किटेन जो है बिल्ली के बच्चे को कहते हैं। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घड़ी में 4:15, घड़ी में 4:15 पर घंटे और मिनट की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखो चलो इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ये देखो ट्रिक बताता हूं, आपने घड़ी बनानी है, 12 बजेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे बजेंगे 3 और यहाँ पे बजेंगे 9। तो इस तरीके से आपने एक घड़ी बना देनी है भाई, ठीक है। घड़ी में आपने क्या बोला, ये बोला 4:15। आपने सीधा जो 4:15 हो, जब 4 बजते हैं तो घंटे की सुई कहाँ होती है, एग्जैक्ट मिनट कितने भी हो उसको छोड़ो पहले। जब 4 बजेंगे तो घंटे की सुई कहाँ होगी, ये देखो घंटे की सुई होगी 4 पे, तो घंटे की सुई आपकी यहाँ पे हो जाएगी 4 पे। तो ठीक है, हमने घंटे की सुई यहाँ पे बना दी 4 पे। और जब 15 मिनट होते हैं तो मिनट की सुई कहाँ होती है, 3 पे। यहाँ पे 15 मिनट होते हैं तो 3 पे। तो आपको क्या देखना है, जो घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो गैप होगा ना वो देखना। जैसे यहाँ पे होती और यहाँ पे होती तो 1 2 3 4 ऐसे करके गैप आते हैं। तो जितने भी गैप होंगे वो लिख देंगे। यहाँ इनके बीच में एक ही गैप है तो 1 लिख दोगे। अगर यहाँ पे मिनट की सुई 2 पे होती है और ये 4 पे होती तो 1 2, तो 2 का गैप होता है। अगर मिनट की सुई जो है यहाँ पे 1 पे होती तो 1 2 3, तो 3 का गैप होता है। लेकिन 3 पे मिनट की सुई है, घंटे की सुई 4 पे, तो 1 ही का गैप है, तो 1 का गैप आ गया। और इसमें गुणा करना है 30, है ना, 30 का गुणा करना है।
अब अगर घंटे की सुई आगे है मिनट की सुई से तो आप प्लस लगाओगे, और घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे है तो माइनस लगाओगे। तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे और मिनट का आधा कर देंगे। मिनट कितने थे? 15 मिनट, और 15 का आधा कितना होता है? 7.5, 7.5। तो 30 प्लस 7.5 यानी कि कितना हो जाएगा? 37.5 डिग्री जो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इससे आगे जो उत्तराखंड के क्वेश्चन है, तो उत्तराखंड के क्वेश्चन आपको उत्तराखंड वाले सर जो है सॉल्व करवा रहे हैं। तो चलो आगे देखिए आप उत्तराखंड का। चलो भाई शुरू करते हैं उत्तराखंड का पोर्शन। यहाँ से शुरू होते हैं उत्तराखंड के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 था यहाँ पर, निम्न जौनसारी वैवाहिक प्रथाओं का सही मिलान कीजिए। कुछ प्रथाएं दी गई जौनसार क्षेत्र से, जौनसारी जनजाति से विवाह से संबंधित कुछ प्रथाएं यहाँ पर, तो ठीक है उन पर बात करेंगे। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। ठीक, चलो मिलान करना है आपको यहाँ पर। साधारण पीढ़ी का प्रथम विवाह, यहां पर देखें अगर हम विवाह की बात करें जौनसार क्षेत्र में तो 3 प्रकार के विवाह देखने को मिलता है। वैवाहिक वैवाकी, बाजदिया और बोई दोदिकी। बोई दोदिकी, ये विवाह के कुछ प्रकार देखने को मिलते हैं। सबसे साधारण विवाह की अगर हम बात करें, वैवाहिक विवाह, सबसे मिडिल जो विवाह होता है, न ज़्यादा इसमें न ज़्यादा खर्चा होता है न बहुत कम, मतलब इसमें सिर्फ परिवार के सदस्य शामिल होंगे, इसमें गांव के या पड़ोसी शामिल होते हैं। और बाजदिया सबसे शान और शौकत का विवाह इनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मिलान करना था पीढ़ी का प्रथम विवाह। यहाँ पर पीढ़ी का जो प्रथम विवाह होता है सबसे शान और शौकत का विवाह इसको माना जाता है, तो इसका मिलान करना था पीढ़ी का प्रथम विवाह, ये बाजदिया विवाह को, मतलब बाजदिया ए का हम 3 रखेंगे। ठीक है, दूसरा साधारण विवाह, अभी हमने बात करा था कि वैवाहिक विवाह इनके यहाँ पर सबसे साधारण होता है, तो साधारण विवाह वैवाहिक को आप साधारण विवाह को आप वैवाहिक मतलब 4 मिलाएंगे, बी का 4 मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जीवधन, जीवधन इनके यहाँ पर मंगनी के दिन, जिस दिन मंगनी होगी लड़का और लड़की की, जिस दिन मंगनी होगी उस दिन वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को एक विशेष प्रकार की धनराशि दी जाती है। इसको रुपया छोड़ना भी कहा जाता है, तो इसको जीवधन कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर जीवधन 3 का 1 आ जाएगा ना, 1। और यहीं पर अगर हम बात करें दाम विवाह की, दाम विवाह इस एक ऐसा विवाह माना जाता है, पहले जौनसार क्षेत्र में देखने को मिलता था, जिसमें वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को कुछ धन राशि दी जाती है और सीधे विवाह तय कर दिया जाता है, और विवाह तय कर दिया जाता है, मतलब दाम देना, दान देकर, पैसा देकर विवाह करना। तो डी का यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। हाँ, वर पक्ष से वधु पक्ष को दी जाने वाली धनराशि, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, 3 4 1 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर होगा, तिब्बत के साथ कौन सा समुदाय व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तिब्बत के साथ कौन सा समुदाय व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भोटिया जनजाति है ना, व्यापार करती है तिब्बत के साथ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी जनजाति से संबंधित है। सयाना क्या है? ये जौनसारी जो खुमड़ी पंचायत होती है उसके प्रमुख को सयाना कहा जाता है। सयाना 3 स्तरों पर काम करते हैं, ग्राम स्तर पर जो सयाना होगा उसे ग्राम सयाना कहा जाएगा, ग्राम सयाना कहा जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करें क्षेत्र स्तर पर, या इसको खत कह सकते हैं आप, है ना, खत स्तर पर जो काम करेगा उसे यहां पर खत सयाना कहा जाएगा। सयाना, खत सयाना मतलब 8-10 गांवों को मिलाकर एक खत बनती है, तो जो ग्राम स्तर के ये ग्राम सयाने थे उन्हीं में से खत सयानों को चुना जाएगा। और यहीं पर 4 खतों को मिलाकर एक चौतरू बनता है, तो इसको बोला जाता है चौतरू सयाना। तो विशेष याद रखना, चौतरू सयाना किसमें देखने को मिलता है? चौतरू सयाना भी जौनसारी जनजाति में 4 खतों को मिलाकर एक सयाना बनता है, जिसको चौतरू सयाना कहा जाता है। खुमड़ी पंचायत के ये सदस्य खुमड़ी पंचायत के अधिकारी होते हैं, और अगर कभी विवाद उत्पन्न हो जाता है जौनसार क्षेत्र में तो इस खुमड़ी पंचायत से उसका निपटारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा गांव का मुखिया, हाँ गांव का मुखिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। निम्न में से
कौन सा हवाई अड्डा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? यमुना हवाई अड्डा बिल्कुल नहीं है, यमुना हवाई अड्डा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। नैनी हवाई अड्डा की अगर हम बात करें, पिथौरागढ़ में स्थित है, पिथौरागढ़ में है ना, पिथौरागढ़ में स्थित है। इसको 1991 के आसपास इसको बनाया जाता है, इसका निर्माण हो जाता है ना। माँ गंगा हवाई अड्डा की बात करें तो उत्तरकाशी में देखने को मिलता है, चिन्याली सौड़ है ना, चिन्याली सौड़ में देखने को मिलता है माँ गंगा हवाई अड्डा। ठीक है, उत्तरकाशी है, विशेष याद रखना। यहीं पर अगर हम बात करें आगे, ऑप्शन नंबर डी फूलबाग, फूलबाग हवाई अड्डा की अगर हम बात करें तो फूलबाग पंतनगर में देखने को मिलता है, पंतनगर है ना, पंतनगर यूएसएन में फूलबाग देखने को मिलता है। यहीं पर एक और याद रख सकते हैं आप, जोली ग्रांट, जोली ग्रांट जो हवाई अड्डा है ये आपका देहरादून में देखने को मिलता है। एक याद रख सकते हैं गौचर हवाई अड्डा है ना, गौचर हवाई अड्डा चमोली में देखने को मिलता है। जो जोली ग्रांट हवाई अड्डा है उस हवाई पट्टी का नाम अटल पट्टी है ना, अटल पट्टी आप रख सकते हैं, अटल हवाई पट्टी, अटल हवाई पट्टी ये इसका नाम है, अटल हवाई पट्टी। तो इस तरह से 1974 के आसपास बनता है, 1974 के आसपास जोली ग्रांट हवाई अड्डा बनता है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह का कोई हवाई अड्डा नहीं है उत्तराखंड में है ना, यमुना हवाई अड्डा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। किस गीत के गायक को बखणनिया कहा जाता है? किस गीत के गायक को बखणनिया कहा जाता है? आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ठुलखेल गीत का जो गायक होता है उसको बखणनिया कहा जाता है। ठुलखेल गीत कब गाए जाते हैं? ये कुमाऊं क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत है, कुमाऊं क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत है। और ये आपके कृष्ण जो जन्माष्टमी होती है, कृष्ण जन्माष्टमी के समय इस तरह के गीत गाए जाते हैं ना, कृष्ण जन्माष्टमी है ना, कृष्ण जन्माष्टमी के समय इस तरह के गीत गाए जाते हैं, ठुलखेल गीत। इस अवसर पर कृष्ण भगवान और राम भगवान से संबंधित प्रसंग गाए जाते हैं। दूड़ा गीत और बाजूबंद ये दोनों सेम ही है, दूड़ा गीत को ही बाजूबंद कहा जाता है। ये जौनपुर क्षेत्र, जौनपुर और रवाई क्षेत्र में गाए जाते हैं ना, जौनपुर और रवाई क्षेत्र में गाए जाते हैं। और पेड़ों के नीचे बैठकर गाए जाने वाले गीत हैं, इसको भी याद रखेगा। बैर गीत की बात करें, ये कुमाऊं क्षेत्र में गाए जाते हैं, कुमाऊं क्षेत्र में गाए जाते हैं। और इस तरह के गीत प्रतियोगितात्मक गीत हैं, इन्हें ये प्रतियोगितात्मक गीत के रूप में इसे जाना जाता है। दिन रात गाए जाने वाला गीत है बैर गीत। ठीक है, तो इसमें याद रख सकते हैं आप, इसका सही आंसर ठुलखेल गीत होगा। ठुलखेल गीत के गायक को बखणनिया कहा जाता है। आगे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर राज्य में लोक भाषा में फिल्मों की शुरुआत कब से हुई है? उत्तराखंड की लोक भाषा कुमाऊनी गढ़वाली में अगर हम बात करें फिल्मों की शुरुआत कब से मानी जाती है तो 1983 के आसपास। 1983 में गढ़वाली भाषा की प्रथम फिल्म बनती है जगवाल। अच्छा, गढ़वाली भाषा की प्रथम फिल्म या उत्तराखंड की प्रथम फिल्म जगवाल को माना जाता है। अगर दूसरी फिल्म अगर आपसे पूछेगा तो ये 1984 के आसपास बनती है, ये भी गढ़वाली भाषा में बनती है। कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ये गढ़वाली भाषा की दूसरी फिल्म आ जाती है ना। इसी के साथ इसके साथ घर जवाई आ जाती है 85-86 में, घर जवाई है ना, घर जवाई ये 1985-86 के आसपास बनती है। और ये उस समय की या प्रारंभिक काल की उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म मानी जाती है। दिल्ली के संगम हॉल में ये 29 सप्ताहों तक चलती है, गरजवा है ना, इसको विशेष याद रखना। तो 1983 में गढ़वाली या राज्य के जो भाषा है हमारी लोक भाषा है उसमें बनने वाली प्रथम फिल्म है। और कुमाऊनी भाषा की प्रथम फिल्म अगर आपसे पूछेगा तो मेघाहा आ जाती है 1987 के आसपास की है ना। तो इसका आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 68 पर बात करते हैं। गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प का चयन करना है, एक साइड हमारे साहित्यकार हैं, दूसरी साइड उनसे संबंधित कुछ रचनाएं हैं, तो विशेष याद रखेगा। राजेश जोशी एक दिन बोलेंगे पेड़, बिल्कुल ठीक है, राजेश जोशी की एक दिन बोलेंगे पेड़। कपिल का पेड़ आ जाता है, कपिल का पेड़ आ जाता है। टंकारा का गाना आ जाता है, टंकारा का गाना आ जाता है। दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच,
ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आ जाती है। दो पंक्तियों के बीच विशेष याद रखना है, इसके लिए इन्हें 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो कई बार प्रश्न बनता है राजेश जोशी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, तो ये उनके किस रचना के लिए साहित्य अकादमी मिलता है, तो ये इनके मिलता है दो पंक्तियों के बीच के लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिलता है। इसी के साथ अगर हम बात करें इनकी जादू जंगल एक रचना आ जाती है, जादू जंगल। शेखर जोशी की अगर हम बात करें नौरंगी बीमार है, ये इनकी रचना है, बिल्कुल सही है। इसी के साथ यहाँ पर हलवा आ जाती है, हलवा। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें शेखर जोशी की कोशिका घटवार आ जाता है। ये इनकी रचनाएं आ जाती है। शैलेश मटियानी की सन्यासी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। सन्यासी किसकी? इलाचंद जोशी की, इलाचंद जोशी की इलाचंद जोशी की आ जाती है हमारी सन्यासी। घृणा में आ जाती है, जिप्सी आ जाता है, निर्वासित आ जाता है, पर्दे की रानी आ जाता है, जहाज का पंछी आ जाता है। ये सारी रचनाएं आपकी इलाचंद जोशी की। शैलेश मटियानी की बात करें तो मेरी 33 कहानियां आ जाती है। महाभोज कहानी संग्रह पूछेगा, शैलेश मटियानी की है। और महाभोज उपन्यास की अगर बात करेगा तो मनु भंडारी की आ जाती है ना। चंद औरतों का शहर इन्हीं की एक रचना आ जाती है। जंगल में मंगल, बर्फ की चट्टान, ये सारी रचनाएं आपकी शैलेश मटियानी की आ जाती है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें मंगलेश डबराल की, तो मंगलेश डबराल का पहाड़ पर लालटेन है ये, है ना, लालटेन, पहाड़ पर लालटेन आ जाएगा। एक बार आयोवा, इसको विशेष याद रखना, एक बार आयोवा, ये इनका यात्रा वृत्तांत है। कई बार पूछता है कि मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत क्या है, तो एक बार आयोया। हम जो देखते हैं के लिए इन्हें सन 2002 में, है ना, किसको? मंगलेश डबराल की अगर हम बात करें, हम जो देखते हैं, हम जो देखते हैं के लिए इन्हें 2000 में साहित्य अकादमी मिलता है। 2000 में साहित्य अकादमी। 2002 में किसको मिला था? राजेश जोशी को, दो पंक्तियों के बीच के लिए। इसी के साथ पहाड़ पर लालटेन, एक बार आएगा, हम जो देखते हैं, कभी का अकेलापन, लेखक की रोटी, ये सारी इनकी रचनाएं आ जाती है किसकी? आपकी मंगलेश डबराल की। चलो इसका सही आंसर हो जाएगा शैलेश मटियानी सन्यासी। शैलेश मटियानी के सन्यासी नहीं है, सन्यासी किसकी आ जाएगी? इलाचंद जोशी की। चलो नेक्स्ट 69, क्वेश्चन नंबर 69, मधुमिता बिष्ट कौन सा खेल खेलती है? मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो ये इनका संबंध यहाँ पर आ जाएगा बैडमिंटन से। बैडमिंटन क्वीन के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, 52 गढ़ों को मिलाकर नया नाम मिला है, तो 52 गढ़ों को मिलाकर यहाँ पर गढ़वाल नाम मिला है। सभी को पता है अजयपाल के द्वारा 1815 के आसपास गढ़वाल के लगभग 52 गढ़ों को विजित कर दिया जाता है, और इन 52 गढ़ों को मिलाकर गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। और यहीं पर याद रखना गढ़पाल और अजयपाल को जब इन्होंने 52 गढ़ों को विजित कर लिया था, तो उसके बाद इनको गढ़पाल कहा गया है ना। तो इस तरह से याद रखना, अजयपाल को गढ़पाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 52 गढ़ों को मिलाकर गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति होती है ना। चलो विशेष याद रखना आगे। क्वेश्चन नंबर 71, पौरव राजवंश में कोट क्या था? पौरव राजवंश की अगर हम बात करें तो पौरव राजवंश में कोट उसको कहा जाता था जहां राजा अपने परिवार के साथ रहता था। और परिवार के साथ कहां पर रहेगा? राजधानी, अर्थात राजधानी को इनके यहाँ पर कोट कहा जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से याद रखेंगे निवास स्थान, जहां राजा अपने परिवार के साथ रहता था उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है? जहां पर कोट कहा जाता है, कोट है ना, कोट कहा जाता है। विशेष याद रखेंगे इसी को। चलो पौरव राजवंश की अगर हम बात करें, पौरव राजवंश की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो यहाँ पर तालेश्वर ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। तालेश्वर ताम्रपत्र, विशेष याद रखना, तालेश्वर ताम्रपत्र से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज अगर आपसे पूछेगा कब होती है, तो 1915 के आसपास तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज होती है। इस तालेश्वर ताम्रपत्र में पौरव राजवंश के 5 राजाओं का नाम मिलता है। और वो 5 राजा कौन होते हैं? विष्णुवर्मन प्रथम, विष्णुवर्मन फर्स्ट आ जाएगा। यहीं पर दूसरा अगर हम बात करें वृषवर्मन आ जाता है, वृषवर्मन आ जाता है। तीसरा अगर हम बात करें तो यहां पर अग्निवर्मन आ जाता है। चौथा यहां पर अग्निवर्मन, तीसरा वृषवर्मन, चौथा अग्निवर्मन, पांचवा धूतिवर्मन आ जाता है। और पांचवा की अगर हम बात करें तो पांचवा विष्णुवर्मन द्वितीय आ जाता है,
वर्मन सेकंड आ जाता है। इस तरह से यहाँ पर पौरव राजवंश के कुछ तालेश्वर ताम्रपत्र में इतने राजाओं का 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो विशेष याद रखना, पौरव राजवंश में कोट किसे कहा जाता है? निवास स्थान को कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अल्मोड़ा की मुद्राओं पर आसेक, गौमित्र, हरदत्त, शिवदत्त शासकों का नाम अंकित है। वह किस वंश से संबंधित है? तो ये आपके कुणिंद वंश से संबंधित है। कुणिंद वंश आपको पता है, कुणिंद वंश को उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक वंश माना जाता है और इनकी जितनी भी जानकारी मिलती है वो इनके सिक्कों से मिलती है। इनके 3 प्रकार के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, दूसरा हम बात करें अमोघभूति प्रकार के सिक्के, अमोघभूति प्रकार के सिक्के, और तीसरा यहाँ पर बात करें छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के, छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। यहाँ पर इनके सिक्के, इनके 3 प्रकार के सिक्के प्राप्त होते हैं। प्रश्न बनता है कि कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अमोघभूति को यहाँ पर कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, क्योंकि अमोघभूति के सिक्कों पर, अमोघभूति के प्रकार के जो सिक्के थे इन पर यहाँ पर लिखा गया था राज्ञ कुणिन्दस्य अमोघभूति महाराजस। अमोघभूति महाराजस, ये किसके सिक्कों पर नाम मिलता है? ये यहाँ पर अमोघभूति प्रकार के सिक्कों पर नाम मिलता है। विशेष याद रखना, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, निम्न में से यह पुस्तक किसकी है? मोर्फोलॉजी ऑफ कुणिंदा कॉइन्स। कुणिंदाज कॉइन्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुणिंदाज कॉइन्स किसकी प्रमुख पुस्तक है? अर्थात कुणिंदाओं के सिक्कों का वैज्ञानिक अध्ययन किसकी प्रमुख पुस्तक है? यह आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, पंच केदारों में पितृतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। आपको पता है उत्तराखंड के पंच केदार प्रमुख है, तो पंच केदारों में से पितृतीर्थ के लिए प्रमुख कौन है? पहले पंच केदार की बात करें कि प्रथम पंच केदार किसे, पंच केदारों में प्रथम केदार कौन है, द्वितीय केदार कौन है? चलो पहले केदार की बात करें, केदारनाथ को कहा जाता है, केदारनाथ प्रथम केदार है। दूसरे केदार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मदमेश्वर नाथ की बात आ जाती है, मदमेश्वर नाथ। तीसरे केदार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तुंगनाथ आ जाता है, तुंगनाथ। और चौथा केदार यहाँ पर रुद्रनाथ आ जाते हैं। पांचवें केदार की अगर हम बात करें कल्प केदार आ जाता है, कल्प केदार आ जाता है। तो विशेष याद रखना कल्पेश्वर नाथ आ जाता है, कल्पेश्वर नाथ। इस तरह से 5 केदार। यहाँ पर भगवान शिव के पीठ के भाग की पूजा होती है, पृष्ठ भाग की पूजा होती है, पृष्ठ भाग की पूजा होती है। मदमेश्वर नाथ में अगर हम बात करें नाभि की पूजा होती है। यहीं पर तुंगनाथ में बात करें भुजाओं की पूजा होती है, भुजाओं की पूजा। और यहीं पर अगर हम बात करें रुद्रनाथ में मोह की पूजा होती है, भगवान शिव के मोह की पूजा होती है। और कल्पेश्वर नाथ में भगवान शिव के कल्प की पूजा होती है, अर्थात केश की पूजा होती है, केशों की पूजा होती है ना, बालों की पूजा होती है। इन 3 की अगर हम बात करें केदारनाथ, मदमेश्वर नाथ और तुंगनाथ, ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है, रुद्रप्रयाग में। और इसी के साथ अगर हम बात करें रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ की बात करें, ये चमोली में स्थित है, चमोली में। यहीं पर हम आपसे पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा केदार ऐसा है जिसके 12 महीने जिसके कपाट खुले रहते हैं? ऐसा कौन सा केदार है जिसके 12 महीने कपाट खुले रहते हैं? ठीक है, यह आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलो ठीक है, नेक्स्ट इसका जो सही आंसर होगा, पंच केदारों में तीर्थ के लिए कौन सा केदार जाना जाता है? तो यहाँ पर रुद्रनाथ को जाना जाता है, जहां पर पंच केदारों में पितृतीर्थ के लिए, पितृतर्पण के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर रुद्रनाथ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के आसपास। 74, उत्तरांचल राज्य का गठन किस राज्य के कुछ भाग को अलग करके किया गया? तो इजी प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के कुछ भाग को अलग करके या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भाग को अलग करके उत्तरांचल का गठन किया गया। कब? 9 नवंबर सन 2000 को। विशेष याद रखना। और ये भारत का 27वां राज्य बनता है, तो इसको याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा धाम खर्चाखंड और भरतखंड पर्वतों के मध्य बसा है? तो यहाँ पर केदारनाथ जो धाम है वो खर्चाखंड और भरतखंड पर्वतों के मध्य बसा है। यहीं पर आपको पुरंदर पर्वत देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको पुरंदर पर्वत देखने को मिलेगा। बद्रीनाथ की बात करें नर और नारायण पर्वतों के मध्य है, नर और नारायण पर्वतों के मध्य है।
नारायण पर्वतों के मध्य है। और यहीं पर नीलकंठ महादेव की अगर हम बात करें, जो पौड़ी में स्थित है नीलकंठ है ना, नीलकंठ की बात करें तो ये शंभु निशंभु पर्वतों के मध्य बसा है। शंभु उन निशंभु पर्वतों के मध्य बसा है, तो इसको भी विशेष याद रखेगा, है ना। यमुनोत्री की बात करें तो यहाँ पर यमुनोत्री पर्वत देखने को मिलता है, ठीक है, बंदरपूछ पर्वत है ना। चलो आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पर सही मिलान करना है। कुछ पृथक राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित कुछ संगठन है, उनका आपको यहाँ पर कि कौन सा संगठन या कौन सा परिषद, कौन सा काउंसिल कब बनती है, उसको यहाँ पर आपका मिलान करना है। उत्तरांचल परिषद की अगर हम बात करें तो 1972 के आसपास बनता है, 1972 के आसपास। उत्तरांचल राज्य परिषद की अगर हम बात करें तो 1979 के आसपास बनता है। पर्वतीय राज्य परिषद की बात करें तो 1967 के आसपास बनता है। उत्तराखंड युवा परिषद की बात करें तो 1976 के आसपास बनता है। तो इसका हम बात करें तो 3, 2, यहां पर 4 नहीं, ये गलत हो जाएगा। उत्तरांचल परिषद 3, उत्तरांचल राज्य परिषद 1, पर्वतीय राज्य परिषद 4 और इसका 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। उत्तरांचल परिषद की अगर हम बात करें 1972 में बनाया जाता है, किसके द्वारा? प्रताप सिंह नेगी के द्वारा। प्रताप सिंह नेगी के द्वारा उत्तरांचल परिषद बनाया जाता है। और यहीं पर अगर हम बात करें उत्तरांचल राज्य परिषद, उत्तरांचल राज्य परिषद ये 53 सिंह के द्वारा बनाया जाता है, 53 सिंह के द्वारा ना, 53 सिंह के द्वारा बनाया जाता है यहाँ पर उत्तरांचल राज्य परिषद। और यहीं पर पर्वतीय राज्य परिषद की बात करें, इसका अध्यक्ष कई बार पूछ लेता है कि इसका अध्यक्ष कौन था। पर्वतीय राज्य परिषद की अगर हम बात करें तो इसका अध्यक्ष दयाकृष्ण पांडे को बनाया दिया जाता है, दयाकृष्ण पांडे को बना दिया जाता है। उपाध्यक्ष की बात करें, उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो इसका जो उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा को बना दिया जाता है, गोविंद सिंह मेहरा। और यहीं पर अगर हम बात करें महासचिव की, इसका महासचिव किसे बना दिया जाता है? तो इसका महासचिव बना दिया जाता है ऋषि वल्लभ सुंदरियाल को, ऋषि वल्लभ सुंदरियाल, ठीक है। तो ये इसके महासचिव बनते हैं, सॉरी नारायण दत्त सुंदरियाल को इसका महासचिव बना दिया जाता है, किसका? पर्वतीय राज्य परिषद का। उत्तरांचल परिषद की अगर हम बात करें 1972 में बनते हैं, 1973 में इसके द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया जाता है, दिल्ली चलो का नारा। और यहीं पर बद्रीनाथ के विधायक होते उस समय प्रताप सिंह नेगी, और प्रताप सिंह नेगी के द्वारा यहाँ से बद्रीनाथ से लेकर दिल्ली के बोट हाउस क्लब तक पैदल यात्रा निकाली जाती है। यहीं पर अगर हम बात करें युवा परिषद की 1976 में बनती है और 1978 में इसके द्वारा संसद का घेराव किया जाता है। इस प्रश्न को भी आगे याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 77। स्वदम और सुमेरु गुफा किस जनपद में स्थित है? स्वदम और सुमेरु गुफा की बात करें, ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। सुमेरु गुफा पिथौरागढ़ में, सुमेरु पर्वत की बात करेगा तो उत्तरकाशी में है ना। चलो यहीं पर अन्य बात करें, पिथौरागढ़ में कौन से गुफाएं देखने को मिलती है? तो आपको सभी को पता है पाताल भुवनेश्वर यहीं पर स्थित है, पाताल भुवनेश्वर गुफा है ना, पाताल भुवनेश्वर गुफा 160 मीटर लंबी गुफा है। यहीं पर राजा रानी गुफा देखने को मिलती है, राजा रानी गुफा। भवानी उद्यान यहीं पर है, भवानी उद्यान। और यहीं पर छीनी गुफा देखने को मिलेगी, छीनी गुफा आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। चमोली की अगर हम बात करें, चमोली की टिम्मरसैंड गुफा यहीं पर स्थित है, टिम्मरसैंड गुफा। प्रश्न बनता है किस राज्य की किस गुफा की तुलना अमरनाथ से की जाती है? तो टिम्मरसैंड गुफा की अमरनाथ से की जाती है, तुलना अमरनाथ से की जाती है। टिम्मरसैंड गुफा यहीं पर है। भृंगु गुफा यहीं पर देखने को मिलती है, भृंगु गुफा। यहीं पर आपको मुचकुंद गुफा देखने को मिलती है, मुचकुंद गुफा यहीं पर देखने को मिलेगी। यहीं पर अगर हम बात करें तो व्यास गुफा देखने को मिलती है। यहीं पर आपको गणेश गुफा देखने को मिलेगी, गणेश गुफा भी आपको बद्रीनाथ के आसपास या चमोली में देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा स्वदम और सुमेरु गुफा आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, यहां पर एक गढ़वाली गीत है, धारुमा की तोड़ डाली हूं छैल कतैनी, जय कब आना ब्योलिया बनी हूं वह को पतैनी।
उक्त गढ़वाली गीत में छैल शब्द का सही अर्थ क्या है? तो यहाँ पर छैल शब्द का अर्थ छाया शब्द से, छाया। धूप को घाम बोला जाता है, धूप को घाम बोला जाता है, पेड़ को डालियों बोला जाता है, यहाँ पर लिखा डालियों शब्द का अर्थ पूछेगा पेड़ है। पर्वत को अगर हम बात करते हैं तो डांडा भी कहा जाता है, डांडा भी कहा जाता है, धार भी कहते हैं, धार जो पर्वत की चोटी होती है इसको धार भी कहा जाता है, धार है ना। इसी को कहीं कहीं टीरी भी बोला जाता है, विशेष याद रखना टीरी। मोलाराम जी ने टिहरी शब्द की जो उत्पत्ति बताई वो यहाँ पर टीरी शब्द से कहा। टीरी शब्द, इनका मानना था कि यहाँ पर ऊंची ऊंची धारें देखने को मिलती है, ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटियां देखने को मिलती है, जिसे टीरी कहा जाता है गढ़वाल में। तो इसी टीरी से टिहरी नाम की उत्पत्ति मोलाराम जी ने बताया था। तो विशेष याद रखना, इस ये जो गाना है इसमें छैल शब्द का अर्थ छाया शब्द से है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, सही मिलान करना है आपको यहाँ पर, सही मिलान। तो हम सही मिलान करेंगे, ठीक है। क्षत्रिय भी एक साइड समाचार पत्र दिए गए हैं, दूसरी साइड यहाँ पर एक साइड समाचार पत्र दिए गए हैं, दूसरी साइड इनके यहाँ पर दूसरी साइड इनके स्थान दिए गए हैं कि इस समाचार पत्र का कहाँ से निकलता है। तो इसमें अगर बात करें क्षत्रिय वीर समाचार पत्र, तो क्षत्रिय वीर समाचार पत्र कहां से निकलता? पौड़ी से। ओहो एक सेकंड, क्षत्रिय वीर समाचार पत्र पौड़ी से निकलता है। क्षत्रिय वीर समाचार पत्र पौड़ी मतलब 2। यहीं पर अगर बात करें गढ़देश समाचार पत्र की, तो गढ़देश समाचार पत्र कोटद्वार से निकलता है 1, ठीक है। यहीं पर बात करें हितैषी समाचार पत्र की, हितैषी समाचार पत्र आपका लैंसडाउन से निकलता है, लैंसडाउन 4। और यहाँ पर बात करें सत्यवीर की, तो सत्यवीर समाचार पत्र आपका ऋषिकेश से मिलता है। मतलब 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी 2 1 2 1 4 3। तो विशेष याद रखना 2 1 4 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80, सही मिलान करना आपको। यहाँ पर कुछ भोटिया जनजाति से संबंधित कुछ प्रथाएं दी गई है, आगे उनसे संबंधित कि उस प्रथा का अर्थ क्या है या उस प्रथा का संबंध किससे है। तो एचा गालमो ऑप्शन, यहाँ पर कथन एक है, एचा गालमो ऋतु प्रवास के दिन बिरादरी को दिया जाने वाला भोज। बिल्कुल ठीक है, एक सही हो जाएगा। भोटिया जनजाति में जिस दिन ऋतु का प्रवास करते हैं, जब ये अपने ग्रीष्मकालीन आवास से शीतकालीन आवास में आते हैं या शीतकालीन आवास से अपने ग्रीष्मकालीन आवास में जाते हैं, तो उस समय इनको अपने बिरादरी को एक भोज दिया जाता है जिसे यहाँ पर एचा गालमो कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। भूमो संस्कार की बात करें तो फसल को विनाशकारी कीटों से बचाने के लिए बनाया जाने वाला उत्सव। नहीं ये गलत हो जाएगा। भूमो संस्कार किसे कहा जाएगा? तो भूमो संस्कार यहाँ पर कहा जाता है कि जो शिशु होगा, नवजात शिशु होगा, नवजात शिशु को परिवार के मुखिया के द्वारा घर का जो मुख्य द्वार होगा उसके अंदर बाहर 9 बार करने की प्रथा को 9 बार करने की प्रथा को यहाँ पर भूमो संस्कार कहा जाता है। अच्छा, फसल को विनाशकारी कीटों से बचाने के लिए किस उत्सव को मनाया जाता है? तो यहाँ पर नबु सामो इसको विशेष याद रखना। नबु सामो क्या है? इनके पास उत्सव है, इनके यहाँ पर उत्सव है, फसल को विनाशकारी कीटों से बचाने के लिए मनाया जाता है। तो इनका मानना है कि जब फसल पर कोई कीड़े लग जाते हैं तो कीड़ों को इनके यहाँ पर नबु बोला जाता है, सामो इनके यहाँ पर भूमि बोला जाता है। तो भूमि को कीड़ों से बचाने के लिए इनके यहाँ पर इस उत्सव को मनाया जाता है। किसको? नबु सामो उत्सव। नू धुल की अगर हम बात करें, नू धल की अगर हम बात करें तो नू धल नई फसल का प्रथम भक्षण। बिल्कुल ठीक है, नई फसल का प्रथम भक्षण इनके यहाँ पर नू धल कहा जाता है। तो 2 तो गलत हो गया भाई, ठीक है। यहीं पर जेठ पूजाई आषाढ़ माह के आगमन पर मनाया जाने वाला उत्सव। बिल्कुल ठीक है, आषाढ़ माह के महीने आषाढ़ माह के महीने इनके यहाँ पर एक उत्सव मनाया जाता है जिसे जेठ पूजाई कहा जाता है। तो 1 3 4 सही हो जाएगा। कहां पर? 1 3 4 से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, गढ़वाल क्षेत्र के कौन से थोकदार थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था? तो यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र में सबसे पहले बात करें कि 1857 की क्रांति के समय उत्तराखंड के कौन से हुए, उत्तराखंड या अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? तो सबसे पहले यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र के 2 थोकदार होते थे, पदम सिंह नेगी व शिवराम सिंह। इनके द्वारा साथ में सुदर्शन शाह का नाम आ जाता है, सुदर्शन शाह
का नाम, सुदर्शन शाह के द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया और सुदर्शन शाह को यहाँ पर नजीबाबाद रियासत का राजा होता था बम्बू खान। इसके बम्बू खान के द्वारा इनको एक लेटर भेजा जाता है जिसमें स्पष्ट तरीके से लिखा गया था कि सुदर्शन शाह यदि अगर अंग्रेजों का साथ देते हैं 1857 की क्रांति में तो नजीबाबाद रियासत के द्वारा इन पर आक्रमण कर दिया जाता। फिर भी सुदर्शन शाह अंग्रेजों का साथ देते हैं, अपनी सेना भेज देते हैं तथा कहा जाता है कि 1 लाख रुपए नगद धनराशि की सहायता कर देते हैं अंग्रेजों की, है ना। तो यहाँ पर सुदर्शन शाह का नाम आ जाएगा, पदम सिंह नेगी व शिवराम का नाम आ जाएगा, नेपाल सरकार का नाम आ जाएगा। नेपाल सरकार के द्वारा अंग्रेजों की सहायता के लिए रणवीर सेना भेजी गई थी, तो इसको भी विशेष याद रखना है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 आ जाएगा। यहां पर प्रश्न है, कुछ कथन दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है कि चांदमारी प्रथा ब्रिटिशों की एक व्यापारिक प्रथा थी। नहीं, ये एक व्यापारिक प्रथा नहीं होती थी, इनकी एक न्याय करने की व्यवस्था प्रथा होती थी। ब्रिटिशों के द्वारा क्या किया जाता था कि अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया तो उसे चांदमारी प्रथा के तहत दंड दिया जाता था। अब ये चांदमारी प्रथा क्या है? पहाड़ों पर ले जाकर, किसी पहाड़ी पर ले जाकर धक्का देना। मतलब अगर किसी ने क्या किया, कोई अपराध किया तो उसे किसी पहाड़ी पर ले जाया जाता था, वहां से उसको धक्का देकर उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो ये होती थी चांदमारी प्रथा। अच्छा, चांदमारी प्रथा के लिए गढ़वाल में एक जगह होती थी टिबरी नामक स्थान, और ये टिबरी श्रीनगर के आसपास देखने को मिलता है। श्रीनगर के आसपास का क्षेत्र टिबरी, तो इस टिबरी नामक स्थान पर चांदमारी प्रथा देखने को मिलती थी। यहाँ से धक्का दे दिया जाता था। तो पहला तो गलत हो गया, ये इनकी व्यापारिक प्रथा नहीं है, ये इनकी कैसी है? चांदमारी प्रथा इनकी एक न्याय करने की प्रथा थी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड में सत्य धर्म सभा की स्थापना नैनीताल में हुई। बिल्कुल ठीक है, सत्य धर्म सभा की, ध्यान देना, उत्तराखंड में सत्य धर्म सभा की स्थापना कब होती है? तो ये 20 मई 1874 के आसपास इसकी स्थापना नैनीताल के तल्ली ताल में होती है ना। नैनीताल में स्थित तल्ली ताल में इसकी स्थापना होती है, किसकी? सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की, है ना। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े, आगे यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, दो हमने देख लिया कि उत्तराखंड में सत्य धर्म सभा की स्थापना नैनीताल के तल्लीताल में 20 मई 1874 को होती है। तीसरा देखें, हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1867 में फहराई गई। गलत, स्वामी विवेकानंद के द्वारा नहीं है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यहाँ पर पाखंड खंडनी पताका फहराई जाती है। इनका मानना था कि सनातन धर्म को यहाँ पर सनातन धर्म के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ हो रही है, या लोग यहाँ पर पाखंड कर रहे हैं, फालतू में जोगी बन रहे हैं, तो इनके द्वारा यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया जाता है जिसे पाखंड खंडनी पताका कहा जाता है। यह 1867 में फहराई जाती है, किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती। अजय राउत इसको 1897 देते हैं। डॉक्टर अजय राउत के द्वारा ये पाखंड खंडनी पताका कब फहराई जाती है? तो 1897 में, है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो दो तो सही हो गया, पहला यहाँ पर ये दो सही हो गया, 3 सही हो गया, जबकि पहला गलत था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देहरादून में आर्य समाज की स्थापना 1889 में हुई। नहीं, देहरादून में आर्य समाज की स्थापना 1889 में नहीं होती है, 1879 में होती है। 29 जून 1879 में यहाँ पर देहरादून में आर्य समाज की स्थापना हो जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न देखते हैं हम, इसमें क्या था, इसमें पूछा क्या था। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, पाखंड, ये तीसरा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया। मतलब केवल 2 सही है भाई, केवल 2 सही है ना। तो इसको विशेष याद रखना, केवल 2 सही हो जाएगा, यहाँ पर केवल 2 सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, सही विकल्प का चयन करना है। फिर हरिद्वार जिले का आकार बैठे ऊंट की तरह प्रतीत होता है। बिल्कुल ठीक है भाई, हरिद्वार जिले को अगर आप देखोगे तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई बैठा हुआ ऊंट है। बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरिद्वार राज्य का 5वां सबसे छोटा जनपद है। नहीं, 5वां नहीं होगा। देखो, सबसे छोटे की बात करें तो चंपावत आ जाता है। चंपावत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आ जाता है, 1766 है ना वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाता है। दूसरा अगर हम बात करें तो बागेश्वर का स्थान रुद्रप्रयाग का स्थान आ जाता है।
प्रयाग का स्थान आ जाता है। रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तो 1984 किलोमीटर आ जाता है। और तीसरा अगर हम बात करें तो बागेश्वर का नाम आ जाता है, बागेश्वर है ना। और बागेश्वर की अगर हम बात करें तो बागेश्वर यहाँ पर 2246 आ जाता है, 2246 इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाता है। चौथा अगर हम बात करें तो चौथा यहाँ पर हरिद्वार का स्थान आ जाता है। तो ये पांचवा नहीं है, चौथा है। 2360 वर्ग किलोमीटर इसका क्या आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये चौथे नंबर का है, पांचवें नंबर का नहीं है, चौथे नंबर का है। तो इस तरह से यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी सही है। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना, तो केवल ए सही है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दो गलत हो जाएंगे, बी और सी गलत हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं 84 में। यह एक हरे भरे घासों का मैदान है, यहाँ श्री कृष्ण से संबंधित एक बड़े उत्सव का आयोजन किया जाता है, यह स्थान है। तो आपको पता है यह हरे बड़े घासों का मैदान है, मतलब कोई बुग्याल होगी, और यहाँ पर श्री कृष्ण से संबंधित कोई एक बड़े उत्सव का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर दयारा बुग्याल में आपको पता है यहाँ पर मक्खन की होली, और मक्खन की जो ये होली है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित इसका संबंध है। इसी को अधूड़ी उत्सव कहा जाता है, अधूड़ी उत्सव कहा जाता है। याद रखना, मक्खन की होली विश्व प्रसिद्धि किसके द्वारा दिलाई जाती है, चंदन सिंह राणा को। जो यहाँ पर मक्खन की होली होती है, किसके द्वारा इसे विश्व प्रसिद्धि दिलाई जाती है, चंदन सिंह राणा। लेकिन दयारा बुग्याल को अगर पूछेगा, दयारा बुग्याल को विश्व पटल पर या विश्व के मानचित्र पर लाने का श्रेय किसे जाता है, तो ये चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है ना, चंद्रप्रभा ऐतवाल। ये चंद्रप्रभा ऐतवाल कौन है भाई, तो ये हमारी पर्वतारोही है, उत्तराखंड की प्रमुख पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल। इसके द्वारा दयारा बुग्याल को क्या दिए जाते, विश्व प्रसिद्धि दिलाई जाती है। तो दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में मक्खन की होली खेली जाती है यहाँ पर, है ना। बेदनी बुग्याल की बात करें, राज्य की सबसे बड़ी बुग्याल, इसे राज्य की सबसे बड़ी बुग्याल है, चमोली में स्थित है ना। बगजी बुग्याल की बात करें, ये भी आपकी चमोली में स्थित है। हिमालय के अगर भव्य दर्शन कहीं से होते हैं तो ये आपके बगजी बुग्याल से होते हैं ना। मुखबा की बात करें, उत्तरकाशी में है। मां गंगा का शीतकालीन आवास अगर कभी पूछेगा तो मुखबा में स्थित है ना। मार्कंडे मंदिर यहाँ पर स्थित है मुखबा गांव में ना, तो विशेष याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। उत्तराखंड आंदोलन पर लिखी गई निम्न पुस्तकों में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। उत्तराखंड आंदोलन पर लिखी गई निम्न पुस्तकों में से कौन सा एक सही विकल्प नहीं है, तो देखेंगे। उत्तराखंड राज्य स्थापना और उसकी पृष्ठभूमि धीरज सिंह नेगी के द्वारा लिखी गई, बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड आंदोलन अहिंसात्मक जन आंदोलन अर्चना डिमरी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय हरिश्चंद्र लखेड़ा के द्वारा लिखी गई। मसूरी के शहीद यहाँ पर गणेश शैली नहीं, सुरेंद्र पुंडीर के द्वारा लिखी जाती है, सुरेंद्र पुंडीर के द्वारा लिखी जाती है। तो विशेष याद रखना सुरेंद्र पुंडीर, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर मसूरी के शहीद सुरेंद्र पुंडीर के द्वारा लिखी जाती है। गणेश शैली की बात करें तो मसूरी मेडले, गणेश शैली के द्वारा गणेश शैली की कौन सी आ जाती है, तो मसूरी मेडले। मसूरी मेडले अगर आपसे पूछेगा किसकी प्रमुख पुस्तक है, गणेश शैली। और मसूरी के शहीद पूछेगा सुरेंद्र पुंडीर की ये प्रमुख पुस्तक आ जाती है। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सही है। तो इन पुस्तकों को विशेष याद रखिएगा, ये उत्तराखंड आंदोलन पर लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें आ जाती है, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पर कुछ जनजाति से संबंधित कुछ प्रथाएं हैं, इनका सही मिलान करना है आपको। ठीक है, मिलान करते हैं। खाबर प्रथा, मतलब जो ये खाबर प्रथा है इसका संबंध किस जनजाति से, ये थारू जनजाति से है। और खाबर प्रथा किससे संबंधित है, विशेष याद रखना, ये जो खाबर प्रथा है ये वन आखेट से संबंधित प्रथा है। वन आखेट या मछली मारने से संबंधित प्रथा है, मछली मारने से संबंधित प्रथा है। तो विशेष तो आप याद रखेंगे, वन आखेट से संबंधित खाबर प्रथा है, थारुओं की एक प्रमुख प्रथा है। कुंडाखार प्रथा आपको पता है भोटिया जनजाति की एक व्यापारिक प्रथा है। कैसी प्रथा है, व्यापारिक प्रथा। इसके तहत क्या किया जाता है, इसके तहत जो दो व्यापारिक मित्र होंगे, इनके यहाँ पर जो दो व्यक्ति व्यापार करते हैं, एक तिब्बत में होगा ऊपर, एक यहाँ पर अपने उत्तराखंड में होगा, दोनों आपसी व्यापार करेंगे तो इन दोनों को मित्र कहा जाता है। तो आपसी व्यापारिक संबंधता बनाए रखने के लिए, स्पष्टता
शुद्धता बनाए रखने के लिए इनके द्वारा एक प्रथा निभाई जाती है जिसे कुंडाकार प्रथा कहते हैं। इसके तहत देव एक दूसरे के सर के ऊपर देव प्रतिमा या कोई धार्मिक ग्रंथ सर पर रखकर कसम खाने की प्रथा को कुंडाकार प्रथा कहा जाता है। इन्हीं के यहाँ पर गमग्या पद्धति से व्यापार किया जाता है। और गमग्या पद्धति किसे कहते हैं? एक दूसरे को पत्थर के दो टुकड़े, एक पत्थर के दो टुकड़े किए जाते हैं और एक दूसरे को दिए जाते हैं, एक दूसरे को दिए जाते हैं, जो आजीवन व्यापारिक प्रतिबंधता बनाए रखने के लिए दिए जाते हैं। अगर खो गया तो माना जाता है कि किसी के हाथ से अगर पत्थर का टुकड़ा खो गया तो माना जाता है कि बेईमानी की है, और अगर पत्थर सुरक्षित है तो माना जाता है कि इनके बीच में क्या है, व्यापारिक प्रतिबंधता बनी हुई है ना। तो कुंडाकार प्रथा भी आपका व्यापारिक प्रथा भोटियाओं से संबंधित है। अच्छा, प्रश्न आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं कि भारत चीन के मध्य भूटांतिक व्यापार कब पुनः शुरू हुआ? आपको पता है 1962 के आसपास भारत चीन के बीच में युद्ध होता है, तो जो व्यापार होता था वो बिल्कुल बंद कर दिया गया। तो ये पुनः कब शुरू होता है? तो हम ही आंसर बता देते हैं, ये 1992 में शुरू हो जाता है, 1992 में शुरू हो जाता है। और पहले क्या होता था, कहीं से भी व्यापार कर लेते थे। आप किंगरी बिंगरी दर्रे से करो, आप नीति से करो, आप माणा से करो, किसी भी दर्रे से आप व्यापार करते थे। लेकिन 1992 में जो ये भूटांतिक संधि होती है भारत चीन के मध्य, इसके बाद कहा गया केवल और केवल व्यापार लिपू लेख दर्रे से होगा, लिपुलेख दर्रे से होगा और केवल 2 स्थानों से व्यापार होगा। चीन तिब्बत में तकलाकोट किला, चीन तिब्बत में एक जगह पड़ती है तकलाकोट, यहां से ही व्यापार होगा। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एक जगह पड़ती है गुंजी, इन 2 जगहों से ही व्यापार होगा। पहले तो कहीं से भी आप व्यापार कर सकते थे, इसके बाद इन 2 जगहों तकलाकोट और गुंजी से ही व्यापार किया जाएगा। मतलब अगर तिब्बत के लोग अपने उत्तराखंड में व्यापार करने आएंगे तो वो कहां पर व्यापार करेंगे? गुंजी में। और हमारे लोग अगर तिब्बत में व्यापार करने जाएंगे तो वो कहां पर व्यापार करेंगे? तकलाकोट में। यह कब बात की गई? भारत चीन के मध्य हुई भूटांतिक व्यापारिक संधि के तहत 1992 के तहत यह बात की गई है ना। तो विशेष याद रखना भाई। लिपुलेख दर्रे से आपके मन में आ रहा होगा कि 1981 नहीं, 1981 में जो मान सरोवर यात्रा है वो लिपुलेख दर्रे से होगी, ऐसा वहां पर कहा गया था। लेकिन व्यापार कब तकलाकोट और गुंजी में होना तय हुआ? तो ये 1992 में हुआ। इसको विशेष याद रखना है ना। ठीक है, तो इसका चलो ठीक है। कुंडाकार प्रथा भोटिया जनजाति से संबंधित है। मूक विनिमय प्रथा की अगर हम बात करें तो राजी से संबंधित है। मूक विनिमय प्रथा मतलब बिना बोले विनिमय करना है, बिना बोले विनिमय करना। सभी को पता है इनके यहाँ पर ये जो लोग हैं समाज में आने के, राजी जो जनजाति समाज के सामने आने से या गांव के सामने आने से शर्माते थे या डरते थे, शर्माना ही हम कहेंगे। तो इनके यहाँ पर क्या होता था, रात को अपनी कोई बनाई हुई वस्तु किसी घर के सामने रख देते थे। अगली रात्रि को वहां पर जिस घर के सामने रखते थे वो घर वाले उनके आवश्यकता से संबंधित कुछ चीजें वहां रख देते थे, जैसे कपड़ा आदि, अन्न आदि उसको रख देते थे, उसको लेके जाते थे अगली रात्रि को। तो इस प्रथा को मूक विनिमय प्रथा कहा जाता है। तो ये राजी जनजाति में देखने को मिलती है। दूधाधारी प्रथा की अगर हम बात करें तो ये बोक्सा जनजाति से है। दूधाधारी प्रथा माँ के दूध के कर्ज को चुकाने की एक प्रथा है। माँ के दूध को कर्ज को चुकाने की एक प्रथा है। तो बोक्साओं में जब लड़का विवाह होता है तो लड़का विवाह में जो उनको मिली धनराशि, न्योता लिखाते हैं ना शादी में, तो इनके यहाँ पर भी लिखाते हैं, जो इनको न्योते के रूप में जो धनराशि मिलती है वो अपने माँ को भेंट करता है। तो इसी प्रथा को दूधाधारी प्रथा कहा जाता है। तो सही मिलान करेंगे तो 2 मिल जाएगा, बी का 3 मिल जाएगा, सी का 1 मिल जाएगा और डी का 4 मिल जाएगा। 2 3 1 4 सही आंसर हो जाएगा। 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ त्योहार दिए गए, होगन, ढलिया, गोटरे। ये भी आपका बोक्सा जनजाति से कुछ त्योहार है। बोक्सा जनजाति से कुछ त्योहार, होगन, ढलिया, गोटरे, ये क्या है? तो ये प्रमुख त्योहार आ जाते, विशेष याद रखना है ना। इनके प्रमुख त्योहार, बोक्साओं के प्रमुख त्योहारों की बात करें, चैती आ जाता है, बाला सुंदरी मंदिर में चैती त्योहार मनाया जाता है। बाला सुंदरी मंदिर विशेष याद रखना, चैत माह में इनका प्रथम त्योहार के रूप में इसको मनाया जाता है ना। ठीक है, यहीं पर बात करें ढलिया, इनका एक प्रमुख त्योहार आ जाता है। ढलिया कब मनाया जाता है? तो आषाढ़ माह में, सॉरी ज्येष्ठ माह में फसल की कटाई के समय, मतलब जब यहाँ पर गेहूं के फसल की कटाई होती है उस उपलक्ष्य में इनके यहाँ पर ढलिया त्योहार मनाया जाता है। इसी के साथ तेरस इनका प्रमुख त्योहार आ जाता है। तेरस शिवरात्रि को इनके यहाँ पर तेरस त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से इनके कुछ त्योहार आ जाते हैं ना। चलो
चलो गोटरे आ जाता है, होगड़ा आ जाता है, ढल्ले आ जाता है, ये इनके प्रमुख त्योहार है ना। आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं क्वेश्चन नंबर निम्न 88 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में सर्वाधिक वर्षा बाह्य हिमालय में होती है, बिल्कुल ठीक है, शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय कहा जाता है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। राज्य में शुभ अवसरों में मांगल गीत गाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, दोनों मांगल गीत, आपके विवाह होगा, कोई स्थानीय देवता का अगर आगमन होगा तो उस समय मांगल गीत गाए जाते हैं, हल्दी हाथ होगा तो उस समय मांगल गीत गाए जाते हैं ना, आपने बहुत सारे सुने होंगे, पहली न्यूति इस तरह के ना, वेदमुखी ब्रह्मा है ना, इस तरह के गाने को मांगल गीत कहा जाता है ना। चलो तो इसके ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 89 क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, निम्न में से कौन सा प्रयाग भागीरथी नदी द्वारा नहीं बनाया जाता है? तो यहाँ पर सूर्य प्रयाग नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा सूर्य प्रयाग। सूर्य प्रयाग किस नदी के द्वारा बनाया जाएगा? अलस्तर नदी या लस्तर नदी हम इसको कहेंगे, लस्तर व मंदाकिनी, लस्तर व मंदाकिनी के संगम, लस्तर व मंदाकिनी के संगम, मंदाकिनी, लस्तर व मंदाकिनी के संगम को सूर्य प्रयाग कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें भागीरथी इस तरह से आएगी, यहाँ पर सबसे पहले आकाश गंगा मिल जाती है, रुद्र गंगा, केदार गंगा मिल जाएगी, यहाँ पर एक नदी आती है, यहाँ पर एक नदी आती है हर्षिल के आसपास जिसका नाम है कंकोड़ा गाड़, आप इसको कह सकते हैं, कंकोड़ा गाड़, इसी को कहा जाता है जलिंद्री, जल इंद्री इसी को कहा जाता है। जल इंद्री का संगम हर्षिल के आसपास होता है और यहीं पर हर्षिल में एक प्रयाग बनाते हैं जल इंद्री, और यहाँ से भागीरथी, इन दोनों का प्रयाग यहाँ पर हरिप्रयाग कहा जाता है। इधर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, श्याम गंगा आएगी, श्याम प्रयाग बनाएगी, इधर से नील गंगा आएगी, नील गंगा, विशेष याद रखना नील गंगा, और नील गंगा भी एक संगम बनाएगी, क्या गुप्त प्रयाग, नील गंगा गुप्त प्रयाग यहाँ पर बनाएगी, विशेष याद रखना गुप्त प्रयाग। तो गुप्त प्रयाग पूछेगा, श्याम प्रयाग, श्याम गंगा, गुप्त प्रयाग, नील गंगा। इधर से सहस्त्रताल से एक नदी आ जाती है, यहाँ पर आपका सहस्त्रताल है, विशेष याद रखना सहस्त्रताल, दो देखने को मिलता है, एक उत्तरकाशी और एक आपका टिहरी में। सहस्त्रताल से एक नदी आती है ब्यास गंगा, ब्यास गंगा, विशेष याद रखना, ब्यास गंगा जहां पर भागीरथी नदी से मिलेगी वहां पर एक प्रयाग बनता है भास्कर प्रयाग, विशेष याद रखना भास्कर प्रयाग। तो भास्कर प्रयाग किन दो नदियों का संगम है? ब्यास गंगा और यहां से भागीरथी का, और इसी को बोला जाता है भटवाड़ी, भटवाड़ी है ना। आगे आपको पता है, आगे नदी बढ़ेगी, उधर से भिलंगना नदी आएगी, गणेश प्रयाग बनाती है। तो यहाँ पर सूर्य प्रयाग नहीं बनाएगी, सूर्य प्रयाग रुद्र प्रयाग में है, और यहाँ लस्तर और मंदाकिनी। हरि प्रयाग हमने कहा जल इंद्री, जल इंद्री प्लस भागीरथी, यहाँ पर गुप्त प्रयाग नील गंगा प्लस भागीरथी, और यहाँ पर भास्कर प्रयाग ब्यास गंगा प्लस भागीरथी। तो इस तरह से कुछ प्रयाग बनते हैं भागीरथी नदी पे। चलो आगे बढ़ते हैं। 90 गलत विकल्प का चयन करना है। झिलमिल ताल चंपावत में स्थित है, बिल्कुल ठीक है, झिलमिल ताल चंपावत में। बाला सुंदरी मंदिर चमोली, ना 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 अभी तो बात करिए। बाला सुंदरी मंदिर काशीपुर में देखने को मिलेगा, और काशीपुर कहाँ है? यूएसएन में देखने को मिलता है, यूएसएन में ना। बाला सुंदरी मंदिर चमोली में नहीं है, काशीपुर में। उत्तरायणी मेला बागेश्वर में 13-14 जनवरी को लगता है। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल नैनीताल में स्थित है, जयमल शाह के द्वारा 1966 के आसपास इसको बनाया जाता है, 1966 के आसपास जयमल शाह, इसको याद रखना, जयमल शाह, ठीक है। घोड़ाखाल गोलू देवता की बात करें तो बाज बहादुर चंद के द्वारा बनाया जाता है, तो यहाँ पर गलत आंसर हो जाएगा। बाला सुंदरी मंदिर चमोली में नहीं है, काशीपुर उधम सिंह नगर में है ना, ठीक है। बोक्सा जनजाति का जो चैती त्योहार है वो इसी मंदिर में मनाया जाता है, चैती त्योहार है ना, चैती उत्सव, चैती मेला भी वहीं पर लगता है, विशेष याद रखना, ठीक है। किस नदी पर हरिपुरा जलाशय स्थित है? तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकरा नदी पर हरिपुरा जलाशय देखने को मिलता है, उधम सिंह नगर में है ना। क्वेश्चन नंबर 92 गलत विकल्प का चयन करना है। लंपिया धुरा, नबी धुरा व किंगरी भिंगरी को सामूहिक रूप से 3 धुरा कहा जाता है, ना ना ना, लंपिया धुरा नहीं है, ये आ जाता है यहाँ पर ऊंटा जयंती, ऊंटा वो जयंती,
और तीसरा यहाँ पर किंगरी बिंगरी। ऊंटा एक जयंती दो किंगरी बिंगरी, इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? तीन धुरा कहा जाता है। तीनों पिथौरागढ़ में देखने को मिलते हैं। बालीपास यमुनोत्री के निकट, बिल्कुल ठीक है। प्राचीन काल में दर्रे अथवा धुरा का प्रयोग व्यापार में किया जाता था, सही में किया जाता था। आज भी बड़ासु दर्रा अगर बात करें व्यापारिक दर्रा के रूप में जाना जाता है। उत्तरकाशी किन्नौर घाटी को जोड़ने का काम करता है ना, ठीक है। यहीं पर मानसरोवर यात्रा में लिपुलेख दर्रा प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। मानसरोवर यात्रा अगर आप करोगे तो लिपुलेख दर्रे से की जाएगी। और कब से निश्चित हुआ? 1981 से निश्चित हुआ कि यात्रा बाय मानसरोवर यात्रा सिर्फ और सिर्फ लिपुलेख दर्रे से ही की जाएगी, है ना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो, गलत विकल्प का चयन करना। यहाँ पर गलत नहीं, ये गलत नहीं होना, हाँ पहला ही गलत है, पहला ही गलत है, ठीक है, पहला ही गलत है और सारे सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 93, महंत हरसेवक को किस गोरखा सुब्बा के समय गोरखा न्याय प्रणाली कड़ाई द्वीप से होकर गुजरना पड़ा? तो बिल्कुल ठीक है, महंत हरसेवक को कौन सा गोरखा सुब्बा होता था उस समय? तो उस समय गोरखा सुब्बा होता था रणजोर सिंह थापा। रणजोर सिंह थापा गोरखा सुब्बा होते थे, तो इनके समय इन्हें गोरखाओं की कड़ाई द्वीप से होकर गुजरना पड़ता था, ये इनकी न्याय प्रथा होती थी, है ना। अच्छा, इनके समय मतलब रणजोर सिंह थापा के समय इन्हें कड़ाई द्वीप से होकर गुजरना था, कड़ाई द्वीप का सामना करना पड़ा। और इन्हें पुनः प्रतिष्ठा किसके समय प्राप्त हुई? तो हस्तिदल चौतुरिया। प्रश्न पूछेगा कि जो आपका हरसेवक था, देहरादून के महंत हरसेवक थे, इन्हें पुनः कब प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी? तो हस्तिदल चौतुरिया के समय, है ना। भैरव थापा ये अत्याचारी क्रूर सुब्बा होते थे। इनके समय सर्वाधिक क्या होता है? सर्वाधिक दास विक्रय होता है। तो सर्वाधिक दास विक्रय किसके समय होता है? तो विक्रय किसके समय होता है? भैरव थापा के समय होता है। दास विक्रय का जो प्रमुख केंद्र होता था भीमगैड़ा हरिद्वार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणजोर सिंह थापा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। काजी बहादुर भंडारी, इसको याद रखना, काजी बहादुर भंडारी, इसके समय गढ़वाल की भूमि को उर्वरता के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। और वो 5 भाग कौन थे? अव्वल, सबसे उत्तम कोटि की भूमि होती थी अव्वल, फिर दम आ जाता है, फिर सोम आ जाता है, फिर चहार आ जाता है, और 5वां सुखवांसी, सबसे बेकार प्रकार की अनुपजाऊ जो भूमि होती थी, सुखवाऊ, है ना। क्या कहा? सबसे पहला अव्वल, सबसे उत्तम कोटि की भूमि, उसके बाद दम आ जाते थे, उसके बाद सोम आ जाता है, फिर चाहर आ जाता है, और फिर पांचवा आपका सुखवांश ही आ जाता है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे यहाँ पर 94, घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत 30 अक्टूबर 2021 को हुई, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सहूलियत हेतु कम खर्च पर पशु आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना के नाम में घसियारी शब्द का अर्थ क्या है? तो इजी है, घसियारी शब्द का अर्थ घास काटने वाली महिला को यहाँ पर घसियारी कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस योजना याद रखना 30 अक्टूबर 2021 को शुरू होती है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 की अगर हम बात करें, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना की शुरुआत कब होती है? तो 2002 को, है ना, 1 जून 2002 को शुरुआत हो जाती है किसकी? यहाँ पर वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना के ना, पर्यटन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, गलत विकल्प का चयन करना है, थोड़ा सा इसको सही कीजिएगा, ये गलत विकल्प नहीं है, ये यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पर ध्यान दें, ऑपरेशन संजीवनी का संबंध किससे है? तो दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑपरेशन कोहिनूर, मादक पदार्थों की तस्करी रोकना, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन हंट, जंगलों के अवैध कटान को रोकना है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन बॉबी बॉकेट, वनाग्नि को रोकने हेतु वायुसेना का अभियान, बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 सभी सही है, 1 2 3 4 सही है। ऑपरेशन बॉबी बॉकेट की शुरुआत अगर पूछेगा नैनीताल से होती है, नैनीताल से, उत्तराखंड के नैनीताल से होती है, और वायुसेना के द्वारा चलाया गया अभियान है। मतलब जंगलों में जो आग लगती है तो वायुसेना हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पर पानी छोड़ेगी, इसी को ऑपरेशन बॉबी बॉकेट कहा जाता है, याद रखना। उत्तराखंड में सर्वाधिक वनाग्नि किस जनपद में लगती है? तो वो आपका नैनीताल में सर्वाधिक वनाग्नि लगती है, तो विशेष याद रखना है ना, ठीक है। सभी सही है। इसके आगे 97 है, एक गढ़वाली या उत्तराखंड भाषा का, गढ़वाली भाषा का एक, कुमाऊनी भाषा का एक कहावत है, इसको समझना थोड़ा। आखुंड म्यारमुंड, आखुंड म्यारमुंड मतलब खुद ही परेशानी मोल लेना है ना, खुद ही परेशानी मोल लेना, तो बिल्कुल ठीक है, खुद ही परेशानी मोल लेना इसका सही अर्थ हो जाएगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तराखंड के किस आर्द्र भूमि में जलीय पक्षियों की गणना की गई? तो आर्द्र भूमि पूछा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक ही आर्द्र भूमि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, आसन आर्द्र भूमि, तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की कंपनी वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के बीच भूतापीय ऊर्जा के अन्वेषण तथा विकास को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बिल्कुल ठीक है, यह समझौता उत्तराखंड के मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी और आइसलैंड के राजदूत डॉक्टर बेनेडिक्ट हॉस्कुलसन की उपस्थिति में सचिवालय में संपन्न हुआ। बिल्कुल ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है भाई, इसके दोनों सही है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 100 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है तो 13% के आसपास यहाँ पर उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि देखने को मिलती है। और यहीं पर हमारे खत्म होते हैं उत्तराखंड का सॉल्यूशन या संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।